वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है भुवन झा और ये है ज्योग्राफी ऑप्शनल 2025 का पेपर 1 और पेपर 2 का फर्स्ट इम्प्रेशंस। ऑब्वियसली इसका डिटेल्ड डिस्कशन क्वेश्चन बाय क्वेश्चन दैट विल फॉलो इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ऑन स्टडी IQ's यूट्यूब चैनल। पर आज के जो पेपर्स हुए हैं उसका पहला नज़रिया हम लोग देखेंगे, द फर्स्ट से एनालिसिस, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और ये रेलेवेंट रहेगा उन लोगों के लिए जिन्होंने इस बार अटेम्प्ट किया है या फिर नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले अगर मैं पेपर 1 के बारे में बात करूं, ओके, विल डिस्कस बोथ दी पेपर्स, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जहां पे फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी का सिलेबस है, उसका अगर डिफिकल्टी लेवल सबसे पहले अगर बात करें तो प्रीवियस ईयर के मुकाबले थोड़ा सा आसान साइड पे ये कहा जा सकता है। बट नेवरदलेस, हैविंग सेड दैट, दिस पेपर इज स्टिल मॉडरेट टू से हाई डिफिकल्टी। एंड वाई? नॉट बिकॉज कि क्वेश्चंस एकदम नए होंगे या ऐसा चीज पूछा गया जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, नॉट फॉर दोज रीजंस, पर इस पेपर को फिनिश करना एक चैलेंज रहा होगा। सरप्राइजेस की बात करें तो कोई मेजर सरप्राइजेस नहीं है। इनफैक्ट आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैव अ करंट अफेयर्स का कोरिलेशन, कहीं ना कहीं उसको इसीलिए पूछा जा रहा है क्योंकि वो न्यूज में है। चलिए सबसे पहले देखते हैं पेपर 1 और उसके बाद पेपर 2, जहां पे इंडियन ज्योग्राफी का भी फर्स्ट एनालिसिस हम लोग कंसिडर करेंगे। फर्स्ट, यू कैन गो हेड एंड एक्सेस दिस पेपर। ये मैंने अपलोड करके रखा हुआ है मेरे टेलीग्राम चैनल भुवन स्टडी IQ पे। ओके, थोड़ा आगे बढ़े। अगर पेपर 1 फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो पेपर 1 का सेक्शन ए, जिसका पहला सवाल कंपलसरी सवाल होता है, ये आपको अटेम्प्ट करना ही है। नाउ जब मैंने आपको कहा कि ये पेपर थोड़ा फिनिश करने में चैलेंजिंग रहा होगा, द चैलेंज बिगिंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे, दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट एज सच। फॉर एग्जांपल, पहला सवाल देखें, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लो, ग्लॉफ। फ्रेंड्स, हम और आप दोनों अग्री करेंगे ये ग्लॉफ जो है, दिस हैज बीन इन द न्यूज, है कि नहीं? अभी मॉनसून सीजन में भी हम लोगों ने देखा हुआ है, या प्रीवियस ईयर्स में तीस्ता नदी में हमने देखा था जहां पे ग्लॉफ का इवेंट हुआ था। अब आखिरकार ग्लॉफ है क्या? तो दोस्तों, सिंपल अंडरस्टैंडिंग अगर मैं एक लाइन में आपको समझाऊं, ऑब्वियसली डिटेल एनालिसिस आज नहीं करेंगे, बट अगर एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग बताऊं आपको मैं, कि हमारे जो लेक्स हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, ये जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग के चलते मेल्ट हो रहे हैं, तो इनका जो पानी है वो कहीं ना कहीं जाके एक्यूमुलेट करेगा। करेक्ट, एक्यूमुलेशन ऑफ पानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये रहा पहाड़, यहां पे हुआ एक्यूमुलेशन ऑफ पानी। अब आप देखते हैं कि ये एक्यूमुलेशन ऑफ पानी, जो पानी का जमावड़ा हुआ है, उसको जो रोकने वाला स्ट्रक्चर है वो किस चीज का बना है? तो मोरेन का बना हुआ है या फिर लूज सैंड का बना है। तो ठीक है, इसके आसपास कुछ एक स्ट्रक्चर है, एक बांध जैसा, जिसने इसको रोक के रखा है। पर आप देखते हैं कि ये ग्लेशियर्स कहां बनेंगे भाई? कहां पे ग्लेशियर का मेल्टिंग होगा? इंडिया के केस में अगर हम देखें तो हिमालयाज। अब हमको यह भी पता है कि हिमालयाज में अर्थक्वेक बहुत होता है, तो क्वाइट लाइकली कि अर्थक्वेक के चलते या लैंडस्लाइड के चलते ये जो एक ग्लेशियर लेक तैयार हुआ है, ये ओवरफ्लो कर जाए अपने बैंक्स को। करेक्ट, सो दैट इज ऑल्सो लीडिंग टू फ्लैश फ्लड्स, और इसी को कहते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लो। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, बट द चैलेंज विल बी टू राइट अ गुड आंसर, और साथ में आप एक मैप डायग्राम बताते चले। तो पहला सवाल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, नॉट अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी आई एंटिसिपेट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लो की। फिर आता है सोली फ्लक्शन। सोली फ्लक्शन जो हम लोग फ्रीज थॉ साइकिल के साथ एसोसिएट करते हैं। अगर आपको पता होगा दोस्तों, हिमालयाज में या एल्प्स के कुछ एरियाज में क्या होता है ना, कि आपका ऊपरी जो सतह है जमीन की, मान लीजिए ये जमीन है, तो जो ऊपरी सतह है वो तो ठंडा होके फिर मेल्ट कर गया, मतलब फिर से उसका पानी मेल्ट कर गया, पर हो सकता है कि इट इज लाइंग ओवर नॉट अ वेरी परमिएबल स्ट्रक्चर, जिसके चलते क्या होगा, सॉइल एक्सपैंड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जिसके चलते आप देखते हैं कुछ सॉइल सोली फ्लक्शन टंग्स जैसे बन जाते हैं। तो आपको जमीन जो है ना, ऐसा धीरे धीरे मास वेस्टिंग का ही मूवमेंट है, ये धीरे धीरे मूव करता हुआ दिखेगा। काफी दफा कहा जाता है उस पर अगर एक इलेक्ट्रिसिटी का पोल हुआ तो आप देखेंगे वो झुकता चला जा रहा है। वो क्यों है? क्योंकि सोली फ्लक्शन हो रहा है। द सॉइल इज स्लोली मूविंग डाउनवर्ड्स ड्यू टू द फ्रीज थॉ साइकिल। तो अगेन नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑप्शनल स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका एक कोर सब्जेक्ट है, तो यू विल एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। वैसे डिड आई टेल यू फ्रेंड्स, जब हम पेपर 1 की डिफिकल्टी लेवल के तो मैंने आपको बताया, पर ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे गए? दैट मस्ट बी अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन इन योर हेड। तो चलिए मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे गए, और एक रीजन के चलते मैंने ये आज फोटो लगाया है कंचनजंगा का।
बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हैव कम फ्रॉम जियोमॉर्फोलॉजी, जो कि एंटीसिपेटेड भी है. जियोमॉर्फोलॉजी इज अ हाईली, नॉट अ हाईली, बट इट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ टेक्निक. थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पे ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे थ्योरीज हैं, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पढ़ना होता है, प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना होता है. तो जियोमॉर्फोलॉजी से सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं. और उसके बाद आप देखेंगे यू हैव क्वेश्चंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, एनवायरमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट एक मेजर क्वेश्चन रहा इस बार. और ये ट्रेंड दोनों पेपर में देखा गया, पेपर 1 और पेपर 2 में भी पॉपुलेशन सेटलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस मिले हमको. यानी कि जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ाई कर रहे हैं और जब हम बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी को इंटरलिंक करने की इंडियन ज्योग्राफी के साथ, तो ये ट्रेंड उभर के आ रहा है इस साल. खैर, नाउ गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, जियोमॉर्फोलॉजी से जो सवाल पूछे गए ऐसा नहीं कि वो बहुत डिफिकल्ट सवाल है. वंस अगेन दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस. ये आपको नोट्स में एज इट इज पढ़ने की आवश्यकता तो है ही. ओके, तीसरा हम देखते हैं, देन यू हैव व्हाट जियोलॉजिकल एंड टेक्टोनिक प्रोसेसेस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ नैपी, या नैप्स कहते हैं इनको. जानते हैं कहां मिलते हैं नैप्स? यू फाइंड इट इन से द एल्प्स, बाल्कन जोन में, कार्पैथियंस में हमको नैप्स मिलते हैं. क्या होता है एग्जैक्टली? चलिए मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं. नैप्स का मैंने एक डायग्राम भी लगा के रखा है ताकि आपको एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग मिल जाए. ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस का डिटेल्ड डिस्कशन विल फॉलो इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. नैप्स में क्या होता है, ये हमको नॉर्मली मिलता है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस के जोन के पास में, या जहां पे भी सबडक्शन हो रही है. अब क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो हमारा जमीन है वो दूसरे के ऊपर फोल्ड कर लेता है, जिसको हम कहते हैं कि रिकम्बेंट हो गया. और उसके बाद इसी में प्रोग्रेशंस होता है. आपके स्ट्रेच रिकम्बेंट लिम्ब होगा या फिर रिजिड रोटेशन होता है. दो तरीके से ये फोल्ड होके घूम सकता है. तो ये नैप्स हमको देखते हैं नॉर्मली इन सबडक्शन जोन्स के आसपास या कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस एरियाज के पास में. ओके, दोज हु आर वाचिंग लाइव हमको एक बार जल्दी से बता देंगे वेदर वी हैव, अगर आप हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं स्टडी IQ के क्लासरूम्स में, हैव वी गॉन हेड एंड डिस्कस द एंटायर प्रोसेस, फॉर्मेशन, द एग्जाम्पल्स, कहाँ पे मेजर वर्ल्ड एग्जाम्पल्स हैं? हैव वी डन दैट? एंड आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट विद दिस बैच जो हमारा स्टडी IQ का क्लासरूम प्रोग्राम में चल रहा है. आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस कि बहुत सारे क्वेश्चंस have been picked directly from our discussions in the class, and that is a good sign because then that tells us कि हमने जिस तरीके से पढ़ाई की according to the PYQs and keeping the current affairs in mind, वो एक तरीके से जो भी students हमारे appear किए होंगे they will be at a definite advantage. खैर, this is the question of naps, या nappies भी कहते हैं इसको. Then you have to explain the relationship between air masses and local winds. अब air masses obviously बड़े होते हैं size में, there is a certain bit of homogeneity in them, है कि नहीं? उनका टेम्परेचर एक होगा या ह्यूमिडिटी एक होगा. दे आर मच मोर वाइडर इन साइज, ज़्यादा एरिया को कवर करते हैं. और लोकल विंड्स क्या हैं, जो आपको लोकल लेवल पे चलते हैं, लोकल एरियाज में चलते हैं. लू वगैरह जो हो गया, है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल फोइन इफेक्ट. सोचिए तो एक ठंडा हवा और एक फोइन इफेक्ट में क्या फ़र्क है? नॉट अ लॉट ऑफ फर्क, एक्सेप्ट कि वो एयर मास उसके पीछे कौन सा है. फॉर एग्जाम्पल हमको पता होगा कि मैरीटाइम ट्रॉपिकल MT जो हमारा हवा होता है दैट विल हैव मोर मॉइस्चर. कॉन्टिनेंट के ऊपर जो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल होगा दैट विल हैव लेस मॉइस्चर. वही हवा आप देखते हैं कि जब डाउन द स्लोप चला जाएगा एक साइड बारिश करके, सोचिए फ्रेंड्स, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट व्हेन यू लुक एट इट ऑब्जेक्टिवली, कि अगर ये पहाड़ है, यहाँ से हमारा बहुत सारा मॉइस्चर भरा हवा आया, यहाँ पे बारिश हुई जिसको हम कहते हैं विंडवर्ड साइड, फिर यहाँ से हवा नीचे डाइव कर गया, कोल्ड ड्राई एयर इज डिसेंडिंग डाउन, जिसके चलते क्या होगा, इट विल गेट हीटेड अप, एडियाबैटिक हीटिंग होगी, जिसके चलते इसी को कहते हैं फोइन इफेक्ट, है कि नहीं? सो ऑल ऑफ इट इज रिलेटेड टू द काइंड ऑफ एयर मास दैट इज देयर बिहाइंड इट. यही एयर मास अगर आप कॉन्टिनेंटल आपका जमीन पे चल रहा है तो आप देखते हैं वो लू वगैरह में तब्दील होता है, गर्म हवा में, है कि नहीं? अगर माउंटेन पास के बीच से चल रहा है तो वो ठंडा हवा बन जाता है. सो द काइंड ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और कहाँ से वो फ्लो कर रहा है, किस एरिया से वो फ्लो कर रहा है, किस प्रोसेसेस के बाद वो फ्लो कर रहा है, दैट विल टेल मी द टाइप ऑफ लोकल विंड्स दैट विल एग्जिस्ट. तो अगर मैं कहूँ, मुझे आप चैट पे हमको बताना, इफ आई से दैट द कॉज इज द टाइप ऑफ एयर मास एंड द इफेक्ट इज द टाइप ऑफ लोकल विंड, एम आई रॉन्ग? नॉट एट ऑल, करेक्ट. तो वो एक तरीके से कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप में आपको ये स्टैब्लिश करना था ये सवाल. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड बेयर इन माइंड कि ये कंपल्सरी सवाल है तो ये आपको अटेम्प्ट करना ही था. ओके, व्हाट आर द फंडामेंटल डिफरेंसेस अमंग ओशन वेव, ओशन करंट एंड टाइड? नाउ दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. ओशन वेव में ऑसिलेटरी मूवमेंट होता है, आपको पता है कि नहीं? एनर्जी ट्रांसफर होता है, पानी मूव नहीं करता. ओशन वेव्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, कभी सुनामी हो सकते हैं, कभी हल्के वेव्स हो सकते हैं, है राइट? ओशन वेव्स आर प्रेडिक्टेबल, मतलब इन द सेंस कि दे विल कम टू द कोस्ट, दे विल कैरी एनर्जी विद देमसेल्व्स.
सुनामी हुआ तो शोलिंग इफेक्ट होगा साथ में। अब ओशन करंट क्या होता है? प्रेडिक्टेबल होते हैं, दे आर बेसिन। हाँ, एक बेसिन में चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग एल नीनो, ला नीना, एनसो ये सब पढ़ते हैं, मुझे बताइए साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये जो करंट चल रहा है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, वापस जो चल रहा है काउंटर इक्वेटोरियल करंट, देख रहे हैं बेसिन जगह पे चल रहा है, लार्ज एरिया पे चल रहा है। इससे आप टेम्परेचर रेगुलेशन होता है, वेदर पैटर्न्स डिफाइन होते हैं। वेव से वेदर पैटर्न डिफाइन होगा क्या? नहीं। करेक्ट। सुनामी भी आ जाए तो वेदर पैटर्न डिफाइन होगा क्या? नहीं। करेक्ट। एंड देन यू हैव से ओशन टाइड विच आर वंस अगेन प्रेडिक्टेबल, सेमी डायरनल, डायरनल, है ना, दे आर द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ पानी। सो दीज आर दी डिफरेंसेस दैट यू हैव टू, अगर आप एक टैबुलर फॉर्मेट में भी कर देते ना तो मामला बन जाएगा। साथ में ऑब्वियसली आप एक पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन देंगे, क्योंकि ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, दीज क्वेश्चंस आर वर्थ, ओके, हैव अ लुक एट दीज क्वेश्चंस आर वर्थ 10 मार्क्स ईच। नाउ द ग्राउंड रूल इज, जब आप ऑप्शनल के आंसर्स लिख रहे हैं, अगर 10 मार्कर है तो कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन के साथ ट्राई टू गिव एटलीस्ट वन डायग्राम, वन एक्सप्लेनेटरी डायग्राम विल हेल्प इट। 15 मार्कर में क्या होता है, या तो 2 डायग्राम डालिए, या एक मैप, एक डायग्राम, या 2 मैप। देयर शुड बी 2 लाइक पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट। और 20 मार्कर में आपको जितना बना सकते हो बनाओ, उसमें अपने आप को रोकिए मत। तो ये ग्राउंड रूल्स हैं। ऑब्वियसली अगर आपने इस साल का अटेम्प्ट दिया होगा, आई एम श्योर यू मस्ट हैव डन इट। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। जब हमने ये देख लिया हमारे बेसिक क्वेश्चंस, उसके बाद अब यूपीएससी के इसमें रूल क्या है दोस्तों, कि सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है। सो सेक्शन बी यू हैव द क्वेश्चंस फ्रॉम ह्यूमन ज्योग्राफी, ये देखिएगा। ओके, सेक्शन बी, तो सेक्शन बी का जो पहला सवाल है ये कंपलसरी होता है। सेक्शन ए का पहला सवाल कंपलसरी होता है, और उसके बाद जो बचे सवाल है उसमें से आपको 3 बनाने हैं, और वो 3 किन्हीं एक सेक्शन से नहीं हो सकता। मतलब सेक्शन ए से या तो आप 1 बनाओगे, बी से 2 बनाओगे, या यहां से 1 बनाया, वहां से 2 बनाया। मतलब ओवरऑल आपको 8 सवाल में 5 सवाल बनाने होते हैं। ओके, तो लेट्स गेट क्वेश्चन नंबर 2 आफ्टर दिस क्विकली। मीनवाइल लेट मी नो, आपको क्या लगता है, इज द पेपर डिफिकल्ट फ्रेंड्स? अकॉर्डिंग टू, लेट मी हैव अ लुक एट योर चैट्स, 1 सेकंड। डू यू थिंक द पेपर वाज डिफिकल्ट इवन इफ यू आर वाचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, अज्यूमिंग कि आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट नहीं हो? माई क्वेश्चन टू यू इज इट रियली दैट डिफिकल्ट? डू यू थिंक दैट कॉन्सेप्ट अगर चमका हुआ है तो आंसर राइटिंग में डिफिकल्टी नहीं होगी? लेट मी नो दैट इन द चैट। ओके, आई विल बी इंटरेस्टेड टू नो व्हाट्स योर ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज डेन्यूडेशन chronology help in understanding the sequential development of landscape and landforms? Elucidate. Now this is a question type, elucidate. अगर आप हमारे आंसर राइटिंग सेशंस में आएंगे तो you will understand more about it. But it is basically asking you to explain कि अगर मान लो एक नदी चल रहा है और अपलिफ्टमेंट हुआ और उसका वर्टिकल इरोजन का स्पीड में बढ़ोतरी हुआ, वो रिवर कटिंग कर रहा है, निक पॉइंट्स बन रहे हैं या मियांडर्स बन रहे हैं, तो वो हमको क्या बतलाते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक सर्टेन रॉक टाइप अगर आपको मिलता है तो आप बता सकते हैं कि पुराने टाइम का था जब ड्राई कंडीशंस हुआ करते थे। एक सर्टेन रॉक टाइप अगर है तो आप बता सकते हैं कि ये पुराना टाइम का है पर उस समय शायद वेट कंडीशंस हुआ करते थे। तो डेन्यूडेशन क्रोनोलॉजी क्या है कि कोई भी एक एरिया कैसे प्रोग्रेस करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड हाउ डज इट रेस्पॉन्ड टू से द टेक्टोनिक चेंजेस अराउंड इट। सोचिए अगर एक जमीन है, इफ दिस इज अ जमीन, यहां पे एक नदी चल रहा है, किसी कारणवश ये जमीन अभी ऊपर उठ गया और नदी भी इसके साथ चलता रहा, एंटीसीडेंट रिवर बना, तो वो कुछ अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स बनाएगा ना। आप हो सकता है गॉर्ज बनाए, हो सकता है यहां पे आपको निक पॉइंट्स दिखे, प्लंज पूल दिखे, वाटरफॉल दिखे। सो दिस इज व्हाट इट इज आस्किंग यू कि कैसे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस या जियोलॉजिकल प्रोसेसेस हमारे रिवर एक्टिविटी को या जो बाकी सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं कैसे उसको वो इंपैक्ट करता है। Once again, this is a question that is largely done across all the classes. मतलब ये काफी बेसिक सवालों में काउंट करेंगे. It is not something that will be a challenge for most of the students. Okay. Then you have deep sea mining, and I'm so happy to see this question on deep sea mining. I'll tell you why. पिछले साल अगर एक टॉपिक पे हमने जनरल स्टडीज के क्लासेस में और ऑप्शनल के क्लासेस में बहुत स्ट्रेस किया था, वो था कि भारत का समुद्रयान प्रोजेक्ट, भारत का मत्स्य 6000 सबमर्सिबल और भारत का जो एक्सप्लोरेशन हो रहा है ऑफ पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स इन द सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन। दोस्तों चलिए, अगर आप फ्रेशर हैं, लेट मी क्विकली जस्ट एक्सप्लेन इट, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है विच आई फ्रैंकली एक्सपेक्ट कि अगले साल भी इससे सवाल बनता है। ठीक है, जब डीप सी माइनिंग की हम बात कर रहे हैं, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की बात कर रहे हैं, क्रिटिकल मिनरल्स की बात कर रहे हैं या रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, एंड ऑल ऑफ दीज आर टॉपिक्स दैट हैव बीन इन द न्यूज। हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ने थोक में इस पे आर्टिकल्स लिखे हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट क्विकली शो इट टू यू. Just give me a second. Let me open a map.
Okay. So here is the map here. Now if you look at it, ये जो एरिया है ना दोस्तों, ये रहा हमारा भारतवर्ष. ओके, दिस इज इंडियन ओशन. इंडियन ओशन के इस एरिया में भारत का एक्सप्लोरेशन चल रहा है फॉर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, पीएमएन्स. ओके, यहां पे आप देखते हैं कि इस एरिया को कहा जाता है सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन. ओके, सिमिलरली एक और एरिया है पैसिफिक ओशन में जिसका नाम है क्लैरियन क्लिपर्टन जोन. ठीक है, यहां पे अमेरिकन्स भी वही उसी टारगेट पे लगे हैं जिसपे इंडियंस लगे हैं यहां पे. ये सब क्या है कि आप ओशन के बेंथिक जोन पे, बेंथिक जोन क्या होता है कि अगर ये ओशन का सरफेस है ना, तो ओशन का जो डेप्थ है उसको हम कहते हैं बेंथिक जोन, जो ओशन का बेड है. तो वहां पे ये आलू रूपी सब्सटेंसेस आपको मिलते हैं जिनको हम कहते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स. अब सोचिए अगर आप इसको एक्सट्रैक्ट करने जाएंगे मत्स्य 6000 में बैठ के, तो देयर इज ऑब्वियसली अ रिस्क ऑफ इकोसिस्टम कोलैप्स या इकोसिस्टम डेग्रेडेशन, क्योंकि आप एक मरीन इकोसिस्टम को छेड़छाड़ करोगे, है कि नहीं. जब भी कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, माइनिंग की एक्टिविटी हो रही है, तो देयर इज अ सर्टेन रिस्क ऑफ अनसस्टेनेबिलिटी इन इट. एनीवेज हम लोगों को पता है कि ओशंस कितने स्ट्रेस पे हैं. ओशन का एसिडिफिकेशन हो रहा है. पिछले साल ही आपने देखा कोरल रीफ्स का ब्लीचिंग हुआ. थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर द ओशन. एज अ ज्योग्राफी ऑप्शनल फैकल्टी आई कैन टेल यू कि ओशंस आर अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस. और उसमें हम लोग जाके अगर इस पे भी घुस जाएं तो मतलब आप तो फिर बंटाधारी कर डालोगे उधर. करेक्ट. इसीलिए आप देखते हैं कि रिसेंटली हाई सीज ट्रीटी वगैरह साइन हुआ था, है ना. हाई सीज ट्रीटी इज टू डू विथ व्हाट? द इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन, द प्रोटेक्शन ऑफ अवर हाई सीज. जब UNCLOS हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद आपका खुला समुंदर, जिसको ग्लोबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमन काइंड कहते हैं, हाई सीज, उसको ही तो भारत ने साइन किया. वो सब क्यों है? क्योंकि आपका एक बायोडाइवर्सिटी का टारगेट है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क हम लोग कहते हैं. उसमें टारगेट 30/30 है. अगर आप इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी ध्यान से पढ़ के गए होंगे तो यू मस्ट नो अबाउट टारगेट 30/30, कि हमको 30% ऑफ लैंड इकोसिस्टम और 30% ऑफ ओशन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखना है बाय द ईयर 2030. इसको प्रोटेक्टेड स्टेटस डाल के रखना है. तो सोचिए, एक साइड पे आपका यहाँ पे इकोसिस्टम डेग्रेडेशन का रिस्क है, दूसरे साइड पे आप ट्रीटीज भी साइन कर रहे हो ऑफ प्रोटेक्शन. ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी इज बीइंग थॉट ऑफ, इट इज बीइंग बैलेंस्ड. इसी पे सवाल पूछा है आपसे कि यहाँ पे कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है. आप ओशन के सेडिमेंट्स को अगर छेड़ोगे तो ओशन का पानी और टर्बिड हो जाएगा. बहुत सारे सेडिमेंट्स जो ऑलरेडी डिपॉजिट हो चुका है इतने नीचे जाके, वो फिर उस पूरे एरिया को, हाँ, धुंधला हो जाएगा पानी, गंदा हो जाएगा पानी, जिसके चलते आपका माइग्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है. जानते हैं दोस्तों, अगर आप जीएस के स्टूडेंट हैं, दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स, कि हमारे ओशंस में एक डेली माइग्रेशन होता है जिसको हम कहते हैं डीएल माइग्रेशन. ठीक है, रात के टाइम पे बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओशन के नीचे से थोड़ा ऊपर को जाते हैं, क्योंकि ऊपर में होता है फोटिक जोन ना, फोटिक जोन में खाना पीना थोड़ा ज़्यादा होता है, तो रात को वो लोग जाते हैं ताकि प्रेडेशन से बच सकें, और फिर दिन को वापस चले जाते हैं. अब ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका ओशन का पानी में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी है. अभी उस स्टेबिलिटी को आप छेड़ोगे तो क्या लगता है, विल इट नेगेटिवली अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी? और जहां आप ओशन के बायोडाइवर्सिटी को नेगेटिवली अफेक्ट करोगे तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट होगा कोस्टल इकोसिस्टम्स और कोस्टल कम्युनिटीज के ऊपर, बिकॉज दे आर द फर्स्ट और दे आर दी प्राइमरी रेस्पोंडेंट्स. उनका पूरा जीवन दिनचर्या निर्भर है ओशन के ऊपर, उस इकोसिस्टम के ऊपर. तो हो सकता है कि आप सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में छेड़छाड़ करो, बट द प्रॉब्लम्स ऑफ दैट कैन बी फाउंड अक्रॉस द कोस्ट ऑफ सिमालिया या इवन इन द इंडियन ओशन. सो दोज आर द टेंजेंट्स दैट यू शुड हैव आइडियली एक्सप्लोर्ड इन दिस आंसर. जब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है रिगार्डिंग द पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड रिस्क्स. बेनिफिट्स क्या है भाई? हमारा मिनरल सिक्योरिटी में बहुत हेल्प करेगा ये हमें, है कि नहीं. जब हम मिनरल सिक्योरिटी की बात करते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करते हैं, भारत ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं उसमें. 30 क्रिटिकल मिनरल्स को हमने नोटिफाई किया. मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसको ज्वाइन किया. भारत ने अपना एक खनिज नाम का एक संस्थान बनाया दोस्तों, आपने सुना भी होगा, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड. ये सब क्यों कर रहा है भारत? फॉर मिनरल सिक्योरिटी. तो उसी पे सवाल पूछा है. एंड इट इज फ्रैंकली वंस अगेन एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. मतलब एटलीस्ट आई कैन से इट विथ अटमोस्ट सिंसियरिटी कि हमने इस अपने क्लासेस में इसको बहुत तन्मयता के साथ डिस्कस किया था. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, देन यू हैव द मैन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स. नाउ देखिए दोस्तों, प्लीज टेल मी कि इस सवाल को, जो मैन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स आर एवर इंक्रीजिंग, डिस्कस इट्स कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज एंड रेमेडीज. दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो जनरल स्टडीज में भी पूछा जा सकता है. वुड यू अग्री? सोचिए तो, is there anything specific about this question? Yes,
जब आप ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से लिखेंगे, आप अर्बनाइजेशन के बारे में लिखेंगे, आप अर्बन स्प्रॉल्स के बारे में लिख सकते हैं, आप अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन नियर प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में लिख सकते हैं. यू कैन राइट अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट द ट्राइबल्स फेस अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट व्हेन दे आर लिविंग अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज. वो जो टेंजेंट है एक ऑप्शनल के स्टूडेंट के आंसर में, दैट विल बी अ लॉट मोर इन एडिशन टू अ नॉर्मल जीएस स्टूडेंट. क्योंकि एज सच ये जीएस का आंसर लिखना काफी आसान है कि हाँ भाई मैन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, कोई भी जीएस का स्टूडेंट कह देंगे हाँ अर्बनाइजेशन के चलते हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के चलते हो रहा है, विच इज फेयर. बट अ ऑप्शनल स्टूडेंट विल गिव मच मोर वैल्यू टू दैट आंसर बाय कोटिंग सम पॉलिसीज. यू कैन राइट अबाउट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, यू कैन राइट अबाउट से बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, जहां पे हम लोग देखते हैं कि एक्सेस टू बेनिफिट शेयरिंग जो हो रहा है, उसके लिए बेनिफिट शेयरिंग के लिए आदमी को रहना चाहिए ना जंगल के पास में, तभी तो बेनिफिट शेयरिंग होगी. जिसके चलते आप फोर्स्ड रिलोकेशन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, एनिमल कॉरिडोर्स हैं, एलिफेंट कॉरिडोर हो गया, हाँ वहां से आप रिलोकेशन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. आप ये भी लिख सकते हैं कि जंगल एज सच डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, प्रेशर्स ऑन द जंगल इज इंक्रीजिंग, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का रेफरेंस यहां डाल सकते हैं. ऑल ऑफ दैट वुड हैव बीन अ वैल्यू एडिशन फ्रॉम द ऑप्शनल पर्सपेक्टिव. ओके, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन वंस अगेन, बट जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा कि हाँ ये थोड़ा कठिन सवाल था. इनफैक्ट देयर इज वन क्वेश्चन जो हमने जब फर्स्ट टाइम पढ़ा तो माय फर्स्ट इंस्टिंक्ट वाज अरे ये तो सुना सुनाया नहीं लग रहा है, बट देन नहीं, कोई चीज़ होता है ना कि आपने थ्योरी सुना होता है पर नाम नहीं पता होता कि थ्योरी किसने दिया था, तो एक सवाल वैसा आता है. ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन. एग्जामिन द फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ट्राइसेल्युलर सर्कुलेशन सिस्टम, डिस्क्राइब विद एग्जांपल इट्स इंपॉर्टेंस इन मेकिंग द अर्थ अ लिविंग प्लैनेट. माय गॉड, वंस अगेन अ क्वेश्चन दैट लुक्स एग्जैक्टली फ्रॉम जनरल स्टडीज. वुड यू एग्री फ्रेंड्स? सोचिए तो, हेडली सेल, पोलार सेल, फेरल सेल, ये हम जीएस में पढ़ते हैं. हेडली सेल 0 डिग्री पे लीड्स टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फॉर्मेशन, जीएस में पढ़ते हैं. 30 डिग्री पे डाइविंग एयर के चलते डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है, जीएस में पढ़ते हैं. एंड दैट इज हाउ इट मेक्स द अर्थ अ लिविंग प्लैनेट, दैट इट लीड्स टू बायोडाइवर्सिटी या द लैक ऑफ इट, है कि नहीं? काफ़ी दफ़ा हमने आपको स्टडी आई क्योंकि यूट्यूब चैनल और हमारे क्लासेस में कहा हुआ है कि अगर ज्योग्राफी रीजन है तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट है इन्वायरमेंट. एंड दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि अगर आप क्या ज्योग्राफी से इन्वायरमेंट को जोड़ सकते हो? ऑफ कोर्स, अगर आप हमारे स्टूडेंट आप फोड़ के आए होगे आंसर. एंड पार्डन माय फ्रेंच बट 100% आई एम श्योर ऑफ इट. नेक्स्ट, व्हाट इज द यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, हाउ डज इट बैलेंस इकोलॉजिकल गोल्स? ठीक है, इकोलॉजिकल गोल्स मतलब कॉन्जर्वेशन को ये कैसे बैलेंस कर रहा है विद सोशियो इकोनॉमिक नीड्स, यानी कि आपके ह्यूमन नीड्स जो हैं. ठीक है, ये भी एक कंसिस्टेंट थीम रहा है वैसे इस साल के मेंस में दोस्तों. जीएस में भी एक सवाल इसी पे पूछा गया कि कैसे आप ग्रोथ और कंजर्वेशन को बैलेंस करते हो टू प्रोटेक्ट द नीड्स ऑफ द पुअर पीपल. सी, ट्रेंड्स को समझिए, फर्स्ट इंप्रेशन में ना ये सब पैटर्न्स को समझिए. आंसर तो आपको हम सारा कुछ अच्छे से घुस के पढ़ाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, बट ट्रेंड्स देखो, जीएस में भी ये सवाल पूछा गया था. अब इसमें क्या है, ये आप कैसे कर सकते हो इवन इफ यू हैव नॉट रेड द टॉपिक. जब आपने ये दोनों थीम्स आइडेंटिफाई कर लिया, नाउ व्हाट विल यू राइट? एन इंटीग्रेटेड अप्रोच. दिस इज हाउ इट विल डू, एन इंटीग्रेटेड अप्रोच. अब इंटीग्रेटेड अप्रोच में आप क्या कुछ करोगे सोचो तो फ्रेंड्स. व्हाट डज, जस्ट थिंक लाइक अ स्मार्ट पर्सन. इंटीग्रेटेड अप्रोच में क्या कुछ करोगे? फॉर एग्जाम्पल, ये कोस्टल एरिया है, यहां पे आप मैंग्रोव वगैरह लगवा रहे हो. लो भाई, मैंग्रोव लगवा दिया हमने, तो इससे हमारा कंजर्वेशन का प्रोसेस हो गया. करेक्ट. अब हमको यहां पे सस्टेनेबल फिशरीज अगर हम चालू कर दें, हमारे जो इनलेट्स हैं, रिवर इनलेट्स हैं, उसमें सस्टेनेबल फिशरीज चालू कर दें, एक्वाकल्चर चालू कर दें, लाइवलीहुड जोड़ दें बेसिकली लोगों का. मुद्दा क्या है, कंजर्वेशन को हमको एक लिंकेज देना है लोगों के साथ. वो कैसे दे सकते हो? फाइनेंस इज द बेस्ट मोटिवेटर ऑलवेज. तो जब उनका लाइवलीहुड जोड़ देंगे कि जब यहां पे मान लीजिए मैंग्रोव है, उसके चलते एक इकोसिस्टम रिच एरिया है, बायोडाइवर्सिटी हाई रिच एरिया है, जिसके चलते आप सस्टेनेबल फिशरीज करो, ओवर फिशरीज नहीं करो. दैट इज द एंटायर मुद्दा. करेक्ट. यू कुड हैव रिटन दिस एग्जांपल हियर. ये भारत के कोस्ट में विशाखापट्टनम के पास में हो रहा है, जहां पे आप सिमिलरली जहां पे कृष्णा गोदावरी बेसिन है वहां पे ये देखा जा रहा है. कावेरी बेसिन के पास में ये हो रहा है. वेयर यू आर क्रिएटिंग दीज नेचुरल सिस्टम्स एंड लिंकिंग इट टू द इकोसिस्टम, टू द कंजर्वेशन प्रोसेस विद द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ द पीपल. करेक्ट. तो इससे देखें, फिशरीज से फूड सिक्योरिटी वाला पॉइंट भी आ गया, डेवलपमेंट भी हो गया, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की भी बात हो गई. तो सच केस स्टडीज वुड हैव एडेड वैल्यू टू दैट आंसर. ओके, एक ड्राई आंसर लिखना शायद मतलब इट्स नॉट रिकमेंडेड व्हेन इट कम्स टू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. गिव मोर impetus on case studies. Okay, for example, पश्चिम बंगाल सुंदरबंस में आप देखते हैं मैंग्रोव्स हैं. ठीक है, क्या आप जानते हैं सुंदरबंस का जो हनी है
उसको वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन WBFDC उसको मार्केट करता है एज द नेम बनफूल. दिस इज द नेम बनफूल. नाउ व्हाट इज इट कि वहां पे आप मैंग्रोव को प्रोटेक्शन भी दे रहे हो, इकोसिस्टम को प्रोटेक्शन भी दे रहे हो, रेस्टोरेशन भी कर रहे हो, और साथ में लोगों का कम्युनिटीज को लाइवलीहुड को जोड़ रहे हो थ्रू दैट. जब एक पर्सनल स्टेक बनेगा ना तभी तो जाके आप उसके लिए और तत्परता से काम करो. सो दैट इज द एंटायर मुद्दा. एक बेसिन बेस्ड अप्रोच हो, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, लिंकेजेस विथ पॉलिटिकल मार्जिनलाइज्ड सोसाइटीज या मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस जो हैं उनको और एजेंसी मिलती है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ता है, सोशल इनइक्वालिटी घटता है. मैं पेस्टल टेक्निक लगा रहा हूँ. अगर आप हमारे आंसर राइटिंग से जुड़े हुए हैं यू विल नो एनी गुड आंसर शुड हैव पेस्टल टेक्निक. एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल वो पहलू हमको दिखना चाहिए आंसर में. एटलीस्ट इनमें से 2-3 भी दिख गया तो आपका आंसर एक होलिस्टिक आंसर है. सो इवन व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम दिस इज व्हाट आई एम डूइंग इन माय हेड आल्सो. ओके, गोइंग फॉरवर्ड. ओके, ये सवाल देखिए. द हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग. एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट एंड डिस्क्राइब द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड विद सूटेबल स्केचेस एंड एग्जांपल्स. कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, थ्रस्ट जोन्स के बारे में आप लिखेंगे, है कि नहीं? इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. वंस अगेन एनी जीएस स्टूडेंट शुड आल्सो बी एबल टू अटेम्प्ट इट. ऑब्वियसली ऑप्शनल में थोड़ा डेप्थ में आपको लिखना पड़ेगा. जीएस वाला नॉलेज शायद यहाँ सफिशिएंट ना हो, शायद क्या डेफिनेटली सफिशिएंट नहीं है, बट इज इट नॉट अटेम्प्टेबल इज माई क्वेश्चन. नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एग्रीकल्चरल डिफॉरेस्टेशन इन अमेज़न एंड कॉन्गो बेसिन, पर्टिकुलरली कंसर्निंग बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट रेगुलेशन. सोचिए, पेड़ क्यों नहीं काटना चाहिए भाई, बताइए. सबसे पहला जानते हैं इसी सवाल पे प्रीलिम्स पे कितना बार सवाल पूछा गया है. अरे तो जैसे मैंने आपको बताया, हेडली सेल का 0 डिग्री पे बारिश होता है जिसके चलते ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बनते हैं. अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मुद्दा क्या होता है जानते हैं दोस्तों? क्योंकि डेली बेसिस पे बारिश हो रही है जिसको हम कहते हैं 2 o'clock रेनफॉल. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू. ओके, सपोज ये है आपका इक्वेटर. यहां पे डेली बेसिस पे 2 o'clock रेनफॉल हो रहा है जिसके चलते यहां पे नीचे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बन रहा है. अब मुद्दा क्या है ना, ये बारिश चलो यहां ग्रोथ तो ला रहा है, पर साथ में जो आपका बारिश का पानी आया वो परकुलेशन भी हो रहा है. ठीक है, बारिश का पानी 2 तरीके से चलता है, परकुलेशन और रन ऑफ. अब इसके चलते क्या होगा, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का कॉन्सेंट्रेशन घटता चला जाता है. सॉइल जो है ना, सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स का कॉन्सेंट्रेशन है वो घटता चला जाता है, जिसको हम कहते हैं लीचिंग ऑफ सॉइल हैपेंस. इसी पे प्रीलिम्स पे सवाल पूछा हुआ है कि भाई क्यों नहीं काटना चाहिए पेड़, क्योंकि अगर आप उस तरह का जंगल को आज काट दोगे तो उसी तरह का जंगल को बनाने में यहाँ पे अब ज्यादा टाइम लग जाएगा एज कंपेयर टू जब फर्स्ट टाइम बना होगा. तो इट विल टेक मोर टाइम टू रीजेनरेट द फॉरेस्ट, फर्स्ट नंबर पॉइंट. कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन होता है, सेकंड नंबर पॉइंट. बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है, थर्ड नंबर पॉइंट, है कि नहीं? सो दोज फैसेट्स यू कुड हैव एक्सप्लोर्ड इन दिस आंसर. ऑलराइट, दैट दीज आर एरियाज दैट आर एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर क्लाइमेट रेगुलेशन. आप चाहते तो लोगों के साथ जोड़ सकते थे. सिंपल, यहाँ पे अगर आप फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज, उनका लाइवलीहुड खराब, हेल्थ खराब, हाँ मेल न्यूट्रिशन होगा, पॉवर्टी साइकिल, विशस साइकिल, वैसा पॉइंट्स लिखो, क्या प्रॉब्लम है? अगर आप सोशल एंगल भी एक्सप्लोर करना चाहते हो. वैसे आई डोंट थिंक द क्वेश्चन इज आस्किंग यू ओनली टू एक्सप्लोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू tangents रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट. ओके, देन कम्स एग्जामिन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड बैलेंस ऑफ एनर्जी इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर सिस्टम. हाँ, पोल्स पे ठंडा क्यों है, इक्वेटर पे गर्म क्यों है, जिसके चलते कैसे एनर्जी ट्रांसफर होता है. ओके, कहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन, कहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन, कहाँ पे ठंडा, कहाँ पे गर्म, कहाँ पे डेजर्ट, कहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. एग्जाम्पल बनाओ, डायग्राम बनाओ, आंसर लिखो. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. नेक्स्ट, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बैरियर आइलैंड्स एंड एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस. मेरा एक कंसर्न है इस सवाल को लेकर. ओके, आई हैव अ फीलिंग मेनी स्टूडेंट्स वुड हैव रिटन अबाउट बैरियर रीफ. अगर आप उन स्टूडेंट्स में हो जिन्होंने बैरियर रीफ लिख के आए हो, क्योंकि आई हैव अ फीलिंग सम स्टूडेंट्स माइट हैव रिटन एन आंसर ऑन बैरियर रीफ. बैरियर आइलैंड्स क्या होते हैं कि अगर आपका ये कोस्ट है ना, तो वहां पे लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट चलता है, लॉन्ग शोर पानी चलता है, जिसके चलते वहां पे वेव एक्शन के थ्रू ड्यून्स बनते हैं, फिर शोर लाइन रिसीड करता है. तो होगा क्या, इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये रहा आपका कोस्ट, यहाँ पे रहेगा पानी और यहाँ पे रहेगा एक छोटा सा आइलैंड. इसी को कहते हैं बैरियर रीफ, सॉरी बैरियर आइलैंड. सी, इवन आई गॉट कंफ्यूज्ड. तो बैरियर आइलैंड का फॉर्मेशन आपको बताना था. ओशनोग्राफी में वी डू इट, बट वंस अगेन माई कंसर्न इज समवन मस्ट हैव रिटन एन आंसर ऑन बैरियर रीफ, क्योंकि फर्स्ट इंस्टिंक्ट वही लगेगा पढ़ने में. ओके, आगे देखा जाए. देन कम्स द वेलफेयर अप्रोच. देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी के सवाल वंस अगेन माई सजेशन इज ह्यूमन ज्योग्राफी इज नो मोर डिफिकल्ट. अगर प्रीवियस ईयर का आप देखोगे, लास्ट ईयर का ही सवाल देखोगे ज्योग्राफी ऑप्शनल का, ह्यूमन ज्योग्राफी का, दे वर एक्सट्रीमली टेक्निकल इन नेचर.
दे रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ इन डेप्थ स्टडी, आपको केस स्टडी एनालिसिस पता होना चाहिए था. दिस टाइम आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट द क्वेश्चंस आर रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके, फॉर एग्जाम्पल इट इज आस्किंग अबाउट द वेलफेयर अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी. ओके, विच इज बेसिकली आप एक स्टैटिस्टिकल मॉडल से एक ह्यूमन सेंट्रिक मॉडल की तरफ चले गए. वेलफेयर अप्रोच, वेलफेयर किसका करोगे? लोगों का ही करोगे ना. तो जब आप लोगों का पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल चैलेंजेस को स्टडी करके, इंटीग्रेट करके जब आप एक प्लानिंग मॉडल बैठाते हो या जब ज्योग्राफिकल थॉट का मॉडल लाते हो, दैट इज द वेलफेयर अप्रोच. पहले क्या होता था जानते हैं? सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे कि कहाँ पे ज़्यादा डेटा एनालिसिस, जिसको कहते हैं ना, डेटा के ऊपर ज़्यादा हम लोग डिपेंडेंट थे. ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी इज अ वेरी न्यू स्कूल. हाँ, न्यू साइंस है. 1912 में तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आया है. तो एज कंपेयर टू द अदर ऑप्शनल्स, इट हैज मेनी स्कूल्स ऑफ थॉट दैट हैव कम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. Okay, and welfare approach is one where you put the human needs at the forefront. तो once again, basic है. I don't expect any problems for any student here. फिर से देखिए फ्रेंड्स, वहां पे हमने डीप सी माइनिंग का सवाल देखा. What are the key environmental and economic challenges linked to the extraction and processing of critical minerals? ये एक topic I am so happy they have asked repeatedly this year because this was one of my major thrust areas in my class also. So I'm happy to report that this has been asked time and again. फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. पुल फैक्टर्स इन इंटरनल माइग्रेशन. ठीक है, आप एक्स स्टेट से वाई स्टेट भारत में ही घूम रहे हो या जा रहे हो फॉर सम रीजन. ओके, दे आर बेस्ड ऑन परसेप्शन रादर देन रियलिटी. परसेप्शन मतलब आपको क्या लगता है और रियलिटी मतलब क्या है. तो इसका कहना है कि कोई आदमी ग्रामीण इलाके से अर्बन इलाके जा रहा है क्योंकि उसको कुछ लगता है कि उसका कुछ फायदा होगा. क्या फायदा होगा? बेटर एक्सेस टू हेल्थ केयर. कि भाई गाँव में तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दवाई ववाई नहीं मिलता है, चलो शहर चलते हैं. बेटर एम्प्लॉयमेंट, कि यहाँ पे तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, चलो शहर चलते हैं, वहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. बेटर हाउसिंग, यहाँ पे तो कच्चा घर में रहते हैं, चलो वहाँ पक्का घर मिलेगा. दीज आर दी इंटरनल पुल फैक्टर्स. कौन से फैक्टर के चलते आप उस जगह पे जाते हो? अब जानते हैं इसका, इसने पूछा है कि इट इज बेस्ड ऑन परसेप्शन रादर देन रियलिटी. मतलब आपको चैलेंज करना है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है जब आप शहर जाते हो. ये शायद फुल्ली करेक्ट नहीं है कि आपको लगता है कि शहर में हमारा बहुत फायदा होगा, बट शायद नहीं होता है. करेक्ट 100%. आप जब शहरों में जाते हो, हॉस्पिटल्स में आप देखते हो, यू डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ इक्वल मेडिकल एक्सेस. लाइंस लंबे लंबे होते हैं. इट वॉज ईजियर टू गेट मेडिसिन इन द प्राइमरी हेल्थ सेंटर. घरों में आपको लगता है आप कच्चा घर में रहोगे, पक्का घर में रहोगे शहर में जाके, पर आप देखते हैं अर्बन स्लम का पार्ट बन जाते हैं. आपको लगता है आपको एक अच्छा स्टेबल नौकरी मिलेगा, पर आप देखते हैं नहीं, स्टेबल नौकरी नहीं मिला. वहां पे सीजनल था, यहाँ पे गिग वर्क कर रहे हैं आप. तो रियलिटी अलग है. इट इज आस्किंग यू टू चैलेंज दैट रियलिटी कि शहरों में जो रियलिटी है वो परसेप्शन से भिन्न है. एंड व्हाट आर द पुल फैक्टर्स रिलेटेड टू इट. दैट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन कंसिडरिंग इंटरनल माइग्रेशन इज अ रियलिटी इन इंडिया. है ना, हमारे रूरल एरियाज में लोगों का पॉपुलेशन कम होता चला जा रहा है. इनफैक्ट रिसेंटली ऑन माई विजिट टू बिहार, वहाँ पे हमने कुछ लोगों से बात किया, गाँव के लोगों से. वो कह रहे थे कि अब न्यू जनरेशन के लोग नहीं हैं जो खेती बाड़ी करेंगे. मोस्ट ऑफ द पीपल हैव माइग्रेटेड टू टाउन्स एंड सिटीज. Why? Because of these pull factors. Now, is that actually leading to a increase in quality of life? That is for us to debate and discuss. Okay? Let me know आपको क्या लगता है. Is this a very good question in the context of India's contemporary relevance? है कि नहीं? चलिए आगे देखा जाए. Next, regional imbalances are product of in situ and ex situ factors. हाँ भाई, in situ मतलब आपका physical location कैसा है ना. आपका रीजनल इम्बैलेंस मतलब क्या? पहले तो कि हमारा नॉर्थ में इंडस्ट्रीज मान लीजिए कम है, वेस्ट में इंडस्ट्रीज है, गुजरात महाराष्ट्र में इंडस्ट्रीज है, हाँ बिहार में नहीं है, मे बी सिक्किम में इंडस्ट्रीज नहीं है. क्यों नहीं है? तो पहला तो ज्योग्राफी. नॉर्थ बिहार में इंडस्ट्रीज आप नहीं लगा सकते क्योंकि वहाँ पे कोसी नदी हर साल अपना रिवर चैनल शिफ्ट कर रही है. आपने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगाया और एक फैक्ट्री बैठाने में, और अगले दिन वो फ्लड्स में डूब गया, तो क्यों लगाएंगे? है कि नहीं? प्राइवेट सेक्टर वर्क्स ऑन इंसेंटिव, ऑन रेवेन्यू, प्रॉफिट का इंटेंशन है उसका. तो वो क्या खोजते हैं? ऐसा एरिया जो एक्चुअली में स्टेबल हो, टेक्टोनिकली स्टेबल हो, ज्योग्राफिकली स्टेबल हो, रॉ मटेरियल आसपास हो. करेक्ट. तो इन सीटू मतलब कहाँ पे लोकेटेड है, वहां पे क्या चैलेंजेस हैं आपके. और एक्स सीटू क्या है कि आपका पॉलिसी क्या है, स्टेट पॉलिसी क्या है, इंसेंटिव्स क्या आप ऑफर कर रहे हैं, है कि नहीं. सो दोज challenges or those facets would have been explored in this answer by any student who's maxing out this paper. Okay. Then the question comes, why is systems analysis important in urban planning and what are its limitations? System analysis मतलब क्या है कि आप एक एरिया को आइसोलेशन में नहीं देख रहे हो. You are looking at it as a part of a larger system. जिसको कहते हैं ना, जब हम इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें you look at an area as an integrated system.
कि आज मेरा अगर ट्रैफिक सिग्नल पे जाम लग रहा है तो क्यों लग रहा है? इज इट बिकॉज वहाँ पे रोड का ट्रैफिक का डेंसिटी ज़्यादा है, या मे बी हमारा वहाँ पे पॉपुलेशन का डेंसिटी ज़्यादा है, या इज इट बिकॉज वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, या रोड का साइज छोटा है, या ट्रैफिक का जो आपका टाइमर चल रहा है उसका टाइम ज़्यादा है. सो मेनी फैक्टर्स कैन लीड टू एन एरिया हैविंग हाई ट्रैफिक कंजेस्शन. तो जब आप उस सारे फैक्टर्स को इंटीग्रेट करके प्लानिंग करते हैं उसको कहते हैं सिस्टम्स एनालिसिस. ओके, सो वंस अगेन एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड. फिर देखते हैं हाउ हैव डाइकोटॉमी एंड डुअलिज्म अफेक्टेड द मेथोडोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी. लेट्स जस्ट हैव वाटर 1 सेकंड. Okay. Now, how have dichotomy and dualism? Class, what is dichotomy? या dichotomy कहते हैं. Dichotomy. Dichotomy क्या है? कि interrelated है. एक ही, for example, physical versus human geography. Dichotomy. है ना? और dualism क्या है? Completely different thoughts of school. कि कोई एक environment centric school of thought है, एक anthropocentric school of thought है. तो वही आपसे सवाल पूछा जा रहा है. ह्यूमन ज्योग्राफी में इसको पढ़ाया भी जाता है काफ़ी डिटेल में. एंड वंस अगेन, and I'm being very sincere when I say this, this was directly taken from our class notes. Directly taken क्या मतलब, at least we have discussed this in detail in our class notes. ठीक है, आपको schools of thought का difference को मापना था. Then comes the question, analyze the role of language and religion in delineating major cultural regions of the world. हाँ, अफ्रीका में फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट लैंग्वेज बोला जाता है, यूरोप में इंग्लिश बोला जाता है कि नहीं, फार ईस्ट में अलग लैंग्वेज बोला जाता है, इंडिया में अलग लैंग्वेजेस बोला जाता है. What is the reasons for that? You had to find out. कल्चरल ज्योग्राफी का सवाल है बेसिकली कि आपको कल्चर को जोड़ना था ज्योग्राफी के साथ. हाउ हैज से colonial experiences या हिस्ट्री या migration all of has led to the proliferation and the distribution of languages globally. Then comes analyze the spatial patterns and regional specialization of plantation crops across tropical and subtropical regions. कॉफ़ी कहाँ पे उगता है, टी कहाँ पे उगता है कि नहीं, कॉन्गो में क्या उगता है, वेस्टर्न घाट्स में क्या होता है, भारत में ही डिफरेंसेस आपको बताना था, कौन जगह पे क्या चीज़ उगता है, क्यों. Again, simple question, not a lot of difficulty in this, I anticipate. But here is a very interesting question, दोस्तों. इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान डालिए, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन जहां पे आपको हिंदू और एक्सप्रेस का थोड़ा सा इंटरलिंकेज हेल्प करेगा. ओके, सवाल देखिए. पहला पूछ रहा है आपसे, व्हाई इज ऑयल इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी सिक्योरिटी. चलिए ठीक है भाई, ऑयल एक तरीके से मूवर एंड शेकर ऑफ द इकोनॉमी है. ऑयल का प्राइस आगे पीछे हुआ तो बाकी सब चीज का प्राइस आगे पीछे होता है. चलो, ये तो एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग. पर ये हमसे बात कर रहा है अबाउट एनर्जी सिक्योरिटी. तो एनर्जी सिक्योरिटी के हिसाब से अगर हम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के बारे में लिखें, पदूर में बना है, मैंगलोर में बना है कि नहीं, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स एसपीआरस अलग से एक टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. भारत तीन एसपीआरस बना के बैठा हुआ है. तो आप वो एसपीआर वाला कॉन्सेप्ट यहां पे लिख सकते थे. मतलब दिस वुड बी अ डिफरेंशिएटर पॉइंट इन माय ओपिनियन. ओके, आई डोंट एंटिसिपेट मेनी स्टूडेंट्स वुड हैव रिटन अबाउट दिस. And the second part of the question, what is the role of oil in clean energy transition? Now, as such ना, थोड़ा सवाल देखो, what is the role of oil in clean energy transition? अब oil खुद में fossil fuel है, but how will a fossil fuel lead to, say, the transition towards green energy? थोड़ा सवाल काउंटर इंटुइटिव लगेगा, बट यहां पे आता है न्यूज़पेपर रीडिंग का इंटीग्रेशन. दैट टुडे ऑयल से जो हमारा रेवेन्यू आ रहा है, अ पार्ट ऑफ दैट इज बीइंग इन्वेस्टेड फॉर ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन. ओपेक करता है ये, करेक्ट. और एक तरीके से ऑयल इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट स्टेबल ऑफ ऑल अमंग द फॉसिल फ्यूल्स. तो जब आप ट्रांजिशन कर रहे हो ना फॉसिल फ्यूल से ग्रीन एनर्जी की तरफ, तो एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर चाहिए आपको, नहीं तो पूरा इकोनॉमी आगे पीछे हो जाएगा. तो ऑयल इज इंपॉर्टेंट देयर. साथ में ऑयल का रेवेन्यू का आप फाइनेंसेस को डाइवर्ट करते हो फॉर ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन. सो दोज पॉइंट ऑफ व्यूज इफ यू आर रिटन इन द आंसर वुड बी अ गेम चेंजर. एसपीआर वाला पॉइंट अगर किसी ने लिखा है, थोड़ा सा मैप बना दिया होगा, पदूर यहाँ पे, विशाखापट्टनम, इट वुड हैव बीन ब्रिलियंट आंसर. मैंगलुरु इनफैक्ट, सॉरी, मैंगलुरु के पास में, इट वुड हैव बीन अ गेम चेंजर हियर. देन कम्स क्रिटिकली इवैल्यूएट द रोल ऑफ प्राइमेट सिटीज इन डोमिनेटिंग द अर्बन स्फेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस इन डेवलपिंग कंट्रीज. प्राइमेट सिटीज क्या होते हैं कि उनका पॉपुलेशन ना, जो सेकेंड पॉपुलस सिटी या टाउन है उस कंट्री का, उसे 2 टाइम्स से ज्यादा होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लागोस, अफ्रीका का कंट्री है लागोस. एक, चलो कोई भी एग्जाम्पल ले लो, मुद्दा क्या है जानते हो? अगर किसी कंट्री का कैपिटल
मोस्ट लाइकली प्राइमेट सिटी होगा अगर डेवलपिंग कंट्री है तो। अगर उसका पॉपुलेशन 2 टाइम्स ज़्यादा है ना सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन वाले से, तो इट इज़ अ बेसिक इंडिकेटर ऑफ कि रीजनल इम्बैलेंस ज़्यादा है, मतलब इक्विटेबल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, सारा पैसा लगा है एक ही शहर को डेवलप करने में। सो ये यहाँ पे ये सवाल आपसे पूछ या इंटीग्रेट करना था आपको ये व्यू पॉइंट कि इट लीड्स टू रीजनल इम्बैलेंस, जिसके चलते फूड सिक्योरिटी या वाटर सिक्योरिटी या इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। शहर के अंदर भी आप देखते हैं कि क्योंकि आपका प्राइमेट सिटी बड़ा हो गया है साइज में, ज़्यादा लोग आके रहते हैं, तो उनका भी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा हो नेसेसरी नहीं है। अर्बन स्लम्स डेवलप हो सकते हैं, इट कैन लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ अर्बन स्प्रॉल, हेल्थ चैलेंजेस, वाटर चैलेंजेस, फूड चैलेंजेस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ऑल ऑफ दैट कैन कम विद इन दैट पर्टिकुलर प्राइमेट सिटी ऑल्सो। तो आपको सिटी वर्सेस सिटी एंड विद इन द सिटी, ये दोनों पहलुओं को आपको बताना था। ओके, इवेल्युएट द रोल ऑफ प्राइमेट सिटीज इन डोमिनेटिंग द अर्बन स्फेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो स्फेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस में वंस अगेन अ शॉर्टकट, अ गुड टेक्निक वुड बी टू अप्लाई पेस्टल। ठीक है, यहाँ पेस्टल लगा के आप ये सारे स्फेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस बता सकते थे कि भाई पॉलिटिकल चैलेंजेस होंगे। व्हाट विल बी द पॉलिटिकल चैलेंजेस? अनइक्विटेबल डेवलपमेंट हैपनिंग है कि नहीं, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन ऑफ दोज कम्युनिटीज दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द प्राइमेट सिटी, करेक्ट। इकोनॉमिक एलोकेशन ऑफ फंड्स अलग अलग होंगे, सोशल जेंडर चैलेंजेस हो सकते हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स का चैलेंजेस हो सकता है, ऑल ऑफ दैट। अगर पेस्टल आप लगा लेते आपको फटाफट पॉइंट्स दिखता है यहाँ पे, विच इज वाई आई ऑलवेज स्ट्रेस कि अगर आपको एक डेफिनेट तरीका चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग का जो दोनों जीएस और ऑप्शनल में हेल्प करता है, देन देयर इज नथिंग बेटर फॉर एनी फ्रेशर और डेयर आई से एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स ऑल्सो टू इंटीग्रेट दिस टेक्निक इन देयर आंसर राइटिंग। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। Then comes the global demographic landscape is evolving with rapid population growth. अच्छा, कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा population बढ़ रहा है, कुछ जगह पे demographic winter आ चुका है। For example, नाइजीरिया, इनका TFR है 5.1, हाँ फटाफट population बढ़ रहा है। पर आप देखिए जापान वगैरह, जर्मनी वगैरह, इवन इंडिया का TFR 1.9 हो गया, पॉपुलेशन स्लो डाउन हो गया है। चाइना का वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में आप यहाँ लिख सकते थे, है ना, दैट पॉपुलेशन का ग्रोथ इज हाईली अनइक्वल स्पेशली ग्लोबली, करेक्ट। यू हैव सम डेमोग्राफिक डिविडेंड है जहां पे अब स्लो डाउन हुआ है, केस ऑफ भारत। इन केस ऑफ चाइना हम कह सकते हैं वन चाइल्ड पॉलिसी के चलते उसका भी पॉपुलेशन स्लो डाउन हुआ है। ये कहा जा रहा है कि चाइनीज विल गेट ओल्डर बिफोर दे गेट रिचर, इस पे आर्टिकल आया हुआ है वैसे। तो वो सारे पॉइंट ऑफ व्यूज अब यहां पे लिख सकते थे। वंस अगेन डुएबल सवाल है, मतलब इट्स नॉट आउट ऑफ द ऑर्डिनरी एज सच। ओके, अब मैं आसान तो नहीं कहूंगा क्योंकि आसान सवाल तो नहीं है, मॉडरेट टू हाई डिफिकल्टी तो है पेपर का, बट डुएबल तो है। इमीडिएटली बहुत सारे केस स्टडीज जनरेट होते हैं। देन यू हैव दिस क्वेश्चन, दिस वाज पॉसिबली अ सरप्राइज फॉर मेनी। ओके, पॉसिबली पेरोक का थ्योरी पूछा गया है ऑफ ग्रोथ पोल एज अ मॉडल ऑफ रीजनल ग्रोथ, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। पेरोक का थ्योरी क्या है कि आपका एक कल्चरल सेंटर बनता है, इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ग्रोथ बनता है, उसको ग्रोथ पोल थ्योरी के हिसाब से इट इज द लीडिंग सिटी, इट एक्ट्स एज अ मैग्नेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। ओके, so that is Perrot's growth pole theory. Okay, then comes demographic transition theory in explaining variations in fertility and mortality rates. यहाँ पे आपको जो पांचों stages हैं, stage 1 high mortality, high fertility से लेके stage 5 तक, जहाँ पे आपका mortality rate बहुत कम हो जाता है, fertility rate बहुत कम हो जाता है, वो सारे stages आप लिखते हैं। Okay, तो DTT demographic transition theory once again a basic concept, nothing very extraordinary about it as such. Then comes how do regional components make the regional synthesis in spatial arrangement. Once again landscape based development के बारे में आप लिखेंगे, area based development के बारे में लिखेंगे आप, where you are basically decentralization of planning नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप एक large macro level plan बनाते हैं for a large area. तो this was the entire understanding, the first impression of paper 1. जैसा मैंने कहा, जो ट्रेंड्स उभर के आए हैं ज्योग्राफी का पेपर 1 ऑप्शनल में, फर्स्ट ज्योग्राफी जियोमॉर्फोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर, 3 से 4 सवाल पूछे गए, इनफैक्ट 5 क्वेश्चंस पूछे गए, एंड पॉपुलेशन ज्योग्राफी से 4 सवाल पूछे गए। सो दोज विल शुड बी आइडियली योर फोकस एरियाज इन टर्म्स ऑफ रिविजन एटलीस्ट। ओके, और एक और ट्रेंड जो उभर के आया कि सॉइल से, जिसको हम कहते हैं बायो ज्योग्राफी, वहां से बस एक ही सवाल आया सोलिफ्लक्शन वाला, और ऐसी भी सोलिफ्लक्शन लैंडफॉर्म्स में पढ़ाया जाता है जियोमॉर्फोलॉजी में, तो ये भी कह सकते हैं कि बायो ज्योग्राफी से 0 क्वेश्चंस पूछे गए, विच वॉज फ्रैंकली अ सरप्राइज फॉर मी, क्योंकि सॉइल कंजर्वेशन एक ज्वलंत मुद्दा भी था। ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में ही अगर आप देखेंगे, इंडिया हैज टेकन अ लॉट ऑफ मेजर्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन। वी ऑल्सो हैड अ स्पिरिचुअल गुरु जो सेव द सॉइल मूवमेंट भी चलाए हैं।
तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर क्वेश्चंस फ्रैंकली, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू सबमिट दैट बिफोर माई स्टूडेंट्स, दैट बायोजोग्राफी से आई वॉज एंटिसिपेटिंग एटलीस्ट एक 20 मार्कर होगा, बट टू नॉट सी अ क्वेश्चन ऑन बायोजोग्राफी वॉज अ डेफिनेट सरप्राइज फॉर मी ऑल्सो. ओके, सो दिस वॉज द पेपर 1 का फर्स्ट इंप्रेशन. इफ यू अंडरस्टूड जिस तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इफ यू अंडरस्टूड दिस, प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक. ओके, आप लोगों के लाइक्स, आप लोगों के कमेंट्स, जैसा हम हमेशा कहते हैं, दे एक्ट एज अ ह्यूज सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस. ऑलराइट, ठीक है, ये रहा पेपर 1. अब रुख करते हैं हम लोग पेपर 2 की तरफ दोस्तों. ओके, पेपर 2 जहां से सीधा सीधा इंडियन ज्योग्राफी पूछा जाता है, एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ पेपर 2 इज दैट इट वाज वंस अगेन अ मॉडरेट पेपर. मैं डिफिकल्ट पेपर तो नहीं कहूंगा. अब पेपर 2 में जो सबसे पहला सवाल पूछा जाता है, ऐसे तो पूरा पेपर इंडियन ज्योग्राफी का है, सबसे पहला सवाल पूछा जाता है मैपिंग के ऊपर. पिछले साल का मैपिंग बहुत डिफिकल्ट था. ओके, I found it to be very very tricky, but this year I think the mapping was still doable. मतलब 10 में से 6 realistically attemptable थे, 6 से 7, which is okay to be honest, because I don't expect any student to know 10 out of 10. That is an unrealistic expectation. But अगर आप 6, 7, 8 भी करके आ रहे हो, which is a very good score, तो 6 से 7 तो I think should have been done. Okay, थोड़ा मैपिंग देख लिया जाए. सबसे पहला पूछा जा रहा है, लेट मी थोड़ा इसको आगे कर देते हैं. सबसे पहले पूछा जा रहा है ऋषिकुलिया के बारे में. ऑब्वियसली ऑलिव रिडली टर्टल्स न्यूज में थे, सो एंटिसिपेटेड ओडिशा कोस्ट. देन दातार हिल, वेरी पिलग्रिमेज का ये साइट है गिरनार हिल्स के पास में. ओके, गुजरात. देन यू हैव किकरूमा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एंड हियर माय फ्रेंड्स जिनका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है दे विल करेक्ट मी, बैटल ऑफ किकरूमा हुआ था एक, मुझे साल देखा, आई एम नॉट गुड विथ नंबर्स, बट बैटल ऑफ किकरूमा हुआ था एक अंग्रेजों के बीच और किकरूमा ट्राइब. And I think the Britishers won that particular battle. Okay, यहाँ पे नागालैंड में है ये जगह, और यहाँ पे एक वाटर हार्वेस्टिंग का टेक्निक होता है, जाबो टेक्निक ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग. ठीक है, वैसे नागालैंड का जगह है तो आप ऐसे भी जाबो तो लिख ही सकते हो. और यहाँ पे एक बैटल ऑफ किकरूमा भी हुआ था. साल अगर मुझे गैस करना होगा, आप लोग चेक कर लेना, मैं गैस कर रहा हूं, दैट बैटल वॉज पॉसिबली इन 1850-51. इन दोनों में से किसी एक साल में था. 1850 से 51 में एक साल में हुआ था. हमको चेक करके आप लोग बता सकते हो प्लीज चैट पे. आई डोंट वांट टू गिव द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, बट ये एक बैटल हुआ था. ठीक है, चोरीतंद तिलैया नाम से ही मेरा जो एक नहीं होता आंतरिक फीलिंग आ जाता है कि झारखंड का ही होगा. ओके, सो आई थिंक दिस इज इन हजारीबाग, मोस्ट लाइकली दिस इज इन हजारीबाग ऑफ झारखंड. जो लोग लाइव देख रहे हैं ना, हमको ये वाला इंफॉर्मेशन प्लीज थोड़ा सा कंफर्म कर देना. आई माइट बी रॉन्ग. ओके, एक बार चेक करके बता देना. देन यू हैव ब्याल आलू इज यहाँ पे हमारा इसरो का इंडिया डीप स्पेस नेटवर्क का एंटीना है. हाँ, इंडिया डीप स्पेस नेटवर्क का एंटीना है यहाँ पे. बाय द वे, जब मैं कह रहा हूँ ना कि ये फर्स्ट एनालिसिस है, तो चलिए पेपर 1 तो आई गॉट अ चांस टू गो थ्रू इट. पेपर 2 तो मतलब बस लाइव जाने के 10 मिनट पहले आया था, तो हमारे लिए भी एक्चुअली में ये फर्स्ट इंप्रेशन ही है अब. ओके, आई एम एज क्लूलेस एज यू आर राइट नाउ. नियार नदी, केरला, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और ये केरला में है. तो एनीवेज, सो दिस इज द मैपिंग. लाइक आई सेड 6 to 7 कुड हैव बीन डन इजिली. ऑलराइट, डू यू हैव उत्तराई, विजयपुरम, धारवास, गीताबितान, ये सारा कुछ हम आपको इंक्लूडिंग इट्स रेलेवेंस वी विल डू इट इन द डिटेल डिस्कशन. फिर सवाल देखा जाए दोस्तों, लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस. ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, दी जनरल पैटर्न मैं आपको पहले बता देता हूं कि पेपर का पैटर्न एज सच है क्या. ओके, ये हमारे फर्स्ट व्यू जब मैं घुस रहा था उसके बाद मैंने यहां बैठ के फटाफट बनाया है, तो एक बात देख लो. फर्स्ट थिंग, पेपर 2 में जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी पेपर 1 में 4 सवाल पूछा गया, वही ट्रेंड कंटिन्यू किया. ओके, हाईएस्ट वेटेज मिला है, 4 क्वेश्चंस. देन यू हैव क्वेश्चंस फ्रॉम एग्रीकल्चर, रिसोर्सेज, फिजिकल ज्योग्राफी, ये 3 सवाल आए हैं एनवायरमेंट, पॉलिटिकल ज्योग्राफी से. ओके, बैलेंस पेपर, आई डोंट सी एनी थीम डोमिनेटिंग. ओके, इट्स नॉट ए वेरी डिफिकल्ट पेपर, मॉडरेट लेवल का ही कहेंगे. अगर आप एक इन्फॉर्म्ड स्टूडेंट हो तो माई असेसमेंट इज यू शुड बी एबल टू डू इट. बट दिस इज ऑल आई नो अबाउट द पेपर. मुझे इससे आगे नहीं पता इस पेपर के बारे में, क्योंकि आई हैव जस्ट रिसीव द पेपर. तो मैंने बस क्वेश्चंस को एक तरीके से सेग्रीगेट करके आपके सामने ये स्लाइड बनाया था. अब चलिए क्वेश्चंस को देखा जाए. नाउ दिस विल बी इंटरेस्टिंग. ओके, फर्स्ट करेवास के बारे में पूछा गया है. स्ट्रेट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी. क्लास आप लोग जो लोग देख रहे हो, दोज ऑफ यू हु आर वाचिंग, करेवास कहां मिलते हैं, कौन से स्टेट में?
चेतना, बैटल ऑफ किरकुमा इज इन 1850. ठीक है, थैंक्स. ओह, मेरा सही गया. Sagar, welcome. Okay. So anyways, Kareva is from direct question from NCERT. Then how does the Himalayan ecosystem regulate the cropping pattern and agricultural activities in Himalayan region of India? Okay. So you would have ideally discussed the differences between Northwest Himalaya, Central Himalaya, Eastern Himalayas, और साथ में आप से हायर हिमालयाज एंड फुटहिल्स, इनके बीच में क्या क्रॉप्स का डिफरेंसेस होता है, उसको आप आइडियली यू वुड हैव टैकल्ड दिस इन दिस पेपर. ओके. देन write a critically argued essay on nautical tourism and its infrastructure. Once again you see oceans are a focus. इस ईयर के जीएस के पेपर्स में हो या फिर हमारे ऑप्शनल के पेपर में हो. ओके. एंड आई एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन कि ओशंस विल रिमेन अ फोकस बिकॉज ओशंस न्यूज में है. प्लस एक चीज और समझिए कि ओशनोग्राफी को काफी सारे स्टूडेंट्स इग्नोर भी करते हैं, और ये आप स्टूडेंट्स अकेले नहीं हो जो इग्नोर करते हो. Even Elon Musk, you will find, is much more interested to go to space than to explore oceans, because there is a physics behind it. The physics behind ocean exploration is a lot more difficult than the physics of, say, space exploration. Anyways, so this is the question here. Nautical tourism के बारे में आप लिखते, यानी कि आपका पोर्ट लेड डेवलपमेंट, नॉटिकल टूरिज्म. लास्ट ईयर ही आपने देखा था ना फ्रेंड्स, टाइटैनिक को देखने के लिए 4 लोग सबमर्सिबल में गए थे. करेक्ट. दैट वाज आल्सो नॉटिकल टूरिज्म ओनली. नॉटिकल मतलब मरीन, ओशंस. करेक्ट. तो यहाँ पे आप देखते हैं कि इन टर्म्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सवाल बनता है. वेस्ट डिस्पोजल कब होना चाहिए, डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए. आपका ओशन में अगर ज़्यादा से फेरीज चल रहे हैं, कंटेनर शिप्स चल रहे हैं, उसके चलते बायोडाइवर्सिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है. ऑलराइट. मारपोल, जो हम लोग मरीन पोल्यूशन का एक ट्रीटी के बारे में बात करते हैं, मारपोल एक ट्रीटी है. यू कुड हैव मेंशन्ड दैट इन दिस आंसर ऑल्सो. ओके. Then explain the factors which contribute to the growth of India's pharma industry with reference to its concentration in the western region of India. ये locational factors जब आप पढ़ते हो अपने पेपर 2 के सिलेबस में, locational factors is possibly the most important topic when you study about the industries and the distribution of industries. जानते हैं आप में से जो सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल के क्लासेस में हैं, स्टडी IQ के, यू मस्ट नो कि हमने करीब करीब 2 हफ्तों तक आपको लोकेशनल फैक्टर्स के बारे में पढ़ाया था. टू द पॉइंट कि 1-2 स्टूडेंट्स कहने लगे कि सर कितने डेप्थ में करेंगे. बट फ्रैंकली इट इज़ वन सच टॉपिक कि अगर आप उसको समझ लिए तो उसके बाद जो मैपिंग का पॉइंट्स है वो काफ़ी आसान बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर फार्मा की हम बात करें कि भाई भारत के वेस्टर्न पार्ट्स पे क्यों है, हाँ वापी, सूरत, ये सब एरियाज़ में क्यों, वालसाड़, यहाँ पे क्यों है फार्मा इंडस्ट्री, तो आप देखेंगे इट नीड्स एनर्जी, इट नीड्स केमिकल इनपुट्स, उसका रॉ मटेरियल वहीं पे पास में मिलता है. इसको फिर एक्सपोर्ट करना होता है वहाँ से, तो उसके लिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पोर्ट्स वहाँ पे हैं. हिस्टोरिकली आप देखते हैं इन्वेस्टमेंट्स भी वहीं पे हुए. पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर इनको कुछ सहूलियतें भी दी गई थी भारत सरकार द्वारा. तो आप हिस्टोरिकल रीजंस, इंस्टीट्यूशनल रीजंस, लोकेशनल रीजंस ऑफ द रॉ मटेरियल्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आउटलुक, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का क्रिएशन होना, इन सब को आप यहाँ पे लिख सकते थे. इट वुड हैव बीन एन इंटीग्रेटेड आंसर इन माई केस. ओके सर, करंट इश्यूज ज्यादा पूछा है या स्टैटिक? सी दैट इंटरप्रिटेशन, एक सवाल आया है, लेट मी एड्रेस दैट, कि करंट इश्यूज ज्यादा पूछा है या स्टैटिक. फर्स्टली, एज यूपीएससी एस्पिरेंट्स आपको किसी भी आंसर में ऐसा कोई ग्राउंड रूल नहीं है कि सिर्फ करंट ही लिखना है और सिर्फ स्टैटिक ही लिखना है. अ गुड आंसर हैज बोथ. ओके. एंड व्हेन यू लुक एट द क्वेश्चंस आर सच जहां पे आपको दोनों इंटीग्रेट करके लिखना ही पड़ेगा. आप क्रिटिकल मिनरल्स के आंसर में अगर आप समुद्रयान मिशन के बारे में नहीं लिख रहे हो, या अगर आप क्लैरियन क्लिपर्टन जोन के बारे में नहीं लिख रहे हो, या सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन के बारे में नहीं लिख रहे हो, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के बारे में नहीं लिख रहे हो, सिर्फ क्रिटिकल मिनरल्स आर डिफाइंड एज दोज दैट हैव इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस एंड रिस्की सप्लाई चेन्स, वही लिख के आ जाओगे, देन दैट इज अ रॉन्ग आंसर. इट्स एन इनकम्प्लीट आंसर. सो एज स्टूडेंट्स, एज पीपल हु आर ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स, हैव अ माइंडसेट शिफ्ट कि जब तक हमारे आंसर में स्टैटिक और करंट दोनों नहीं है, इट्स एन इनकम्प्लीट आंसर. ओके. That is what the examination demands, and that is how I recommend you prepare also. Okay. Anyways, we'll continue. ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री हमने डिस्कस किया. Then you have why are coral reefs in India most important with respect to its dynamic ecosystem? हाँ भाई, रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन कहते हैं इनको. बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई होता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होता है कि नहीं. दे आर हेल्पिंग आवर कोस्टल इकोसिस्टम अगेंस्ट स्टॉर्म सर्ज. हाँ, इट एक्ट्स एज अ बैरियर ऑल्सो. तो वो सब पॉइंट, आसान से पॉइंट्स थे, लिख सकते थे. वैसे कोरल रीफ भी आप एक्सपेक्ट करते सवाल, यू नो, क्योंकि पिछले साल कोरल ब्लीचिंग वाज अ मेजर इवेंट. क्या आप जानते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसका करीब 80% प्लस कोरल रीफ वाइट हो चुका है, ब्लीच्ड हो चुका है.
मतलब जूजेंथरे टाटा बाय बाय बोल के जा चुका है कोरल को। क्यों? क्योंकि कोरल रीफ्स आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स। हाँ, उनको सैलिनिटी करेक्ट चाहिए। हाँ, दे आर वेरी टची, सिंपल। उनको सैलिनिटी करेक्ट, टेम्परेचर करेक्ट, पानी में जो सेडिमेंट का कॉन्सेंट्रेशन है ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा टर्बिड पानी हो, एकदम ठीक ठाक लेवल का चाहिए। कुछ भी अगर आगे पीछे हो गया तो जूजेंथले भाग जाता है। करेक्ट। और आप देख ही रहे हो ओशंस का तो हमने भट्टा बैठा के रखा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग के चलते। तो विच इज़ वाई यू आर अप्रोचिंग अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज टिपिंग पॉइंट। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं टिपिंग पॉइंट के बारे में, दैट इट विल लीड टू सम इरिवर्सिबल चेंजेस एज ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट्स टू हैपन एंड इट शो इट्स अगली फेस। हाँ, तो कुछ इरिवर्सिबल चेंजेस होंगे, उनमें से एक है कोरल रीफ का ब्लीचिंग। जानते हैं क्लाइमेट चेंज का मुद्दा क्या है? ये नहीं समझिए कि सिर्फ गर्मी होगी। ओके, दैट इज द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन। इट इज अबाउट जहां पे बारिश ज्यादा होनी चाहिए थी वहां कम हो रही है, जहां पे बारिश कम होना चाहिए था वहां ज्यादा हो रहा है। बारिश का जो टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अब प्रेडिक्टेबल नहीं है। जो इस बार के आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, भारत में जो हो रहा है मानसून्स में, मैं सोच रहा था इस पर एक वीडियो बना डालने का कि भारत में मानसून में हम क्या देख रहे हैं कि कुछ ड्राई स्पेल आता है, फिर अचानक से तेज बारिश होता है जिसमें क्लाउड बर्स्ट होता है, फ्लडिंग होता है, फिर अचानक से ड्राई हो जाता है। सो दैट इज एन इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। पहले क्या था? देयर वाज यूनिफॉर्म और नियर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। नाउ दैट इज नॉट हैपनिंग, है ना? तो वो अंडरस्टैंडिंग अगर आप रखेंगे, दोज आंसर्स विल बी इजियर टू टैकल फॉर यू। Okay, how does the agricultural sector of India confront with the contemporary physical and politico-economic changes in the different regions of the country? ठीक है, आप चाहो तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में लिखिए यहाँ पे कि आप देखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, पंजाब, हरियाणा में ग्रीन रेवोल्यूशन का फ्रूट्स देखा गया, बाकी से स्टेट्स में नहीं देखा गया, बिकॉज ऑफ विच देयर इज अ डिमांड फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0, है कि नहीं? कहीं पे एक्सेसिव ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हुआ है, कहीं पे आप देखते हैं ओवर एक्सेसिव से एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर हुआ है, कहीं पे आप डिपेंडेंट ऑन मानसून है, कहीं पे आप इरिगेशन के पानी पे डिपेंडेंट है। ऑल ऑफ दोज फैसेट्स, ओके, इंक्लूडिंग दी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, मतलब आपका पॉलिटिक्स से, आपको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से जोड़ना है कि हाँ भाई, नॉर्थ ईस्ट में हमारा फॉर एग्जांपल ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे झम कल्टीवेशन होता है ना? बुंदेलखंड में फॉर एग्जांपल ड्राई कंडीशंस है तो उसके चलते वहाँ पे इरिगेशन के ऊपर आप डिपेंडेंट हो, ये सॉरी रेनफेड के ऊपर डिपेंडेंट हो, इरिगेशन तो पहुँच ही नहीं सकता, पैसा बहुत लगेगा। करेक्ट। सो दोज एंगल्स शुड हैव बीन एक्सप्लोर्ड हियर। Then comes what is the pattern of population distribution of scheduled caste and scheduled tribes in India? Okay, why is it different in India? अगर आप यहाँ पे particularly vulnerable tribal groups का भी फैसेट जोड़ देते, फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा में हमारे ज़्यादा हैं, ट्राइबल ग्रुप्स में भी हम देखते हैं बर्मीज ग्रुप है नॉर्थ ईस्ट में, हाँ, देन यू हैव से द्रविडियन ग्रुप भारत के साउथ में, इंडो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है अलग एरिया में। तो वो सारा अगर भारत का एक मैप बना के शोन द डिफरेंट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, द रीजंस बिहाइंड इट, नॉट अ वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन पर से। Then comes highlight the characteristic of land utilization in Eastern Ghats region of India, recent threats to land utilization. लैंड का यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि आप किस पर्पस के लिए उस जमीन को उपयोग करते हो, क्या वो कमर्शियल एरिया के लिए होता है या फॉरेस्ट एरिया है या एग्रीकल्चर हो रहा है या कैश क्रॉप्स उग रहे हैं। करेक्ट। तो ईस्टर्न घाट में आप देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, देयर आर सम नेकेड हिल्स नाउ। सो वी टॉक अबाउट वेस्टर्न घाट्स, क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट्स को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मान के चलते हैं, ईस्टर्न घाट्स को थोड़ा सा ऐसे इग्नोर कर देते हैं। So this is a very intelligent question from that perspective because most of the students would have ideally prepared Western Ghats. Okay, so this is one surprising question for me. मतलब मैं जब पढ़ रहा था even I was like हाँ, थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा होगा ये, क्योंकि इसका आंसर्स को स्पेसिफिक केस स्टडीज को निकालना शायद डिफिकल्ट होगा कि हाँ भाई नला मल्ला जावड़ी एटेसेक्ट्रा में कैसे हमारा लैंड यूटिलाइजेशन इंपैक्ट हो रहा है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन और डाइवर्शन ऑफ लैंड फॉर XYZ पर्पस। ओके, देन कम्स चैलेंजेस ऑफ डेयरी सेक्टर इन इंडिया, एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स हो गया, एप्लीकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हो गया, है कि नहीं, कंटेमिनेशन हो गया, स्पिरिस मिल्क भी आजकल चलता है, चौक से आप लोग बनाते हैं, तो वो सारे इंडस्ट्रियल चैलेंजेस के बारे में आप लिखते हैं कि हाँ भाई हमारा कनेक्टिविटी भी नहीं है, दूध एक ऐसा चीज़ है जो जल्दी पेरिश हो जाता है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, नाउ हियर इस क्वेश्चन में अगर एक डिफरेंशिएटर पॉइंट लिखना होता ना, तो अब डिफरेंशिएटर पॉइंट वुड हैव बीन, क्योंकि ये बोवाइन पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा है एंड इट इज टॉकिंग अबाउट डेयरी सेक्टर, अ डिफरेंशिएटर पॉइंट वुड हैव बीन टू राइट अबाउट कैमल मिल्क। ओके, इस पॉइंट को अगर एक पैराग्राफ में लिखते कि हाँ भाई कैमल मिल्क को तो हम लोग सुपर फूड मानते हैं, पर उसका मुद्दा क्या है कि कैमल मिल्क जल्दी खराब भी हो जाता है, दूध है फट जाता है, तो आपको एक सप्लाई चेन, कोल्ड सप्लाई चेन चाहिए, हाँ, फ्रीजर वीजर में उसको आपको ट्रांसफर करना है। अब कैमल मिल्क कहाँ मिलेगा? तो राजस्थान में। मार्केट कहाँ पे है? तो दिल्ली या जयपुर में।
तो आपको वो इन्वेस्टमेंट इनिशियल लगाना पड़ेगा कि वहां से आप दूध को उठा के फ्रोजन कंडीशन में आप ट्रांसपोर्ट करो, विच विल बी इन्वेस्टमेंट हैवी, जो नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते कैमल मिल्क पॉपुलराइज नहीं हो पा रहा है, एंड इट इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली फ्यू एरियाज. दैट कुड हैव बीन अ डिफरेंशिएटर पॉइंट. आई डोंट नो, अगेन अगर आपने इस बार का ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर लिखा है, लेट मी नो वेदर डिड यू इंक्लूड दिस पॉइंट. दैट वुड हैव बीन मतलब 100%. इस 15 में अगर हमको 10 मार्क्स के ऊपर लाना है ना, तो कुछ ऐसा अतरंगा अच्छा पॉइंट लिखना आवश्यक होता है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप इन इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ रीजनल कॉन्शियसनेस क्रिएटिंग इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स. यू कुड हैव mentioned a vast variety of case studies here, okay, that our disputes are related to not just say resource, they also have a political background now, that climate change will further this problem. Climate change के चलते जो हमारे disputes हैं उसको और consciousness में हमारे उभरेगा, उसके और challenges बड़े होंगे. Okay, so human geography का सवाल है, done. Then why cottage industries in India are an integral part of Indo-Socio? क्योंकि भाई हाँ local level population को empower करते हैं, हाँ जेंडर को हेल्प करते हैं, एम्पावरमेंट होता है, पे गैप को कम करते हैं आप. ऑल ऑफ दोज पॉइंट्स कुड हैव बीन रिटन हियर. देन द रूरल सेटलमेंट्स आर हाईली डाइवर्सिफाइड ड्यू टू फिजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स. इजी क्वेश्चन, नथिंग फ्रॉम द ऑर्डिनरी. फिर देखिए, हाउ कैन रूरल अर्बन फ्रिंज बी डिलिनेटेड? एक्सप्लेन दिस विद सुटेबल एग्जाम्पल्स फ्रॉम इंडिया. यहाँ पे बेसिकली इट इज आस्किंग अबाउट अर्बन एरियाज, जिनको हम कहते हैं कि वो रूरल एरियाज हैं जिनके पास अर्बन एमिनिटीज हैं. तो इट इज सेइंग कि हाउ आर दीज अर्बन एरियाज को आप कैसे क्लासिफाई करोगे. ओके, वे कहाँ पे शहर खत्म होता है, कहाँ पे गांव खत्म होता है. तो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं कि एक बीच में अर्बन एरिया भी होता है. तो इट इज आस्किंग यू अबाउट द क्लासिफिकेशन. हाउ डू यू गो हेड एंड मेक दैट एब्सोल्यूट क्लासिफिकेशन कि शहर खत्म गांव शुरू. ओके, देन कम स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स इन इंडिया डज नॉट शो एनी स्पेसिफिक पैटर्न. ठीक है, हमारे रिलीजियस ग्रुप्स as such due to a host of factors, migration, economic opportunity, cultural factors, intermingling, हाँ as such delineated नहीं है. ऐसा नहीं है कि सिखिज्म सिर्फ पंजाब तक सीमित है, बिहार में भी सिखिज्म है. यू नो कि पटना साहिब इज अ मेजर श्राइन. करेक्ट. सो दैट इज व्हाट इट इज आस्किंग यू कि ऐसा एकदम फिक्स्ड लोकेशन नहीं है किसी भी धर्म का. बुद्धिज्म आपको कर्नाटका में भी मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में भी मिलता है, लद्दाख में भी मिलता है. हिंदुइज्म राष्ट्र भर में मिलता है, इस्लाम राष्ट्र भर में है. So what are the reasons? What is the consequence of all of that? Right, that is the interpretation here. Then this question, easy. Watershed is the most appropriate spatial unit for planning. मुद्दा क्या है? हर बार आपसे पूछा जा रहा है यही, integrated model of development. ये थीम इस बार का उभर के आया है और क्योंकि ये होना भी चाहिए. जानते हैं, जब हम लोग प्लानिंग के बारे में बात करते हैं, डेवलपमेंटल मॉडल्स के बारे में बात करते हैं, कि आप एक बेसिन बेस्ड अप्रोच लेके चलो, लैंडस्केप मॉडल ऑफ प्लानिंग लेके चलो, ऑल ऑफ देम हैव टू डू विद द सेम थिंग. दैट आप साइलोज में काम ना करें. आप अगर नदी को सिर्फ नदी का फ्लडिंग को आप कम करना चाहते हो तो सिर्फ नदी के पानी को टारगेट मत करो. आप अर्बन प्लानिंग भी देखो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी देखो, आप डिजास्टर रिस्क रेजिलियंस भी देखो. ओके, दोज कॉन्सेप्ट्स आर व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू आइडेंटिफाई. इसी को हम लोग बार बार हमारे स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे हम लोग कहते हैं, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरलिंकिंग. हिंदी में कहते हैं ना, अ से अलंकार निकालना, यही है पूरा मुद्दा. ओके, गोइंग फॉरवर्ड, इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया अ जियोपॉलिटिकल और अ जियोकल्चरल रीजन? वेल, आई वुड से इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ. जियोपॉलिटिकल क्या है कि भाई पॉलिटिकल बाउंड्रीज, एक फ्रंटियर रीजन है, चाइना का बाउंड्री है वहां पे, भूटान है, म्यांमार है, नेपाल है. राइट, सो इट इज अ फ्रंटियर रीजन, इट शेयर्स बाउंड्रीज विथ मेनी कंट्रीज. तो वो हो गया इसका जियोपॉलिटिकल एंगल. जियोकल्चरल क्या हो गया कि वेल, एथनिक डाइवर्सिटी के हिसाब से देयर आर मेनी सिमिलैरिटीज बिटवीन पीपल अक्रॉस द बॉर्डर. राइट, तो एज सच हम क्लासिफाई नहीं कर सकते कि इट इज अ जियोपॉलिटिकल रीजन, जियोकल्चरल नहीं है. नहीं, दोनों है. आपको वही रेलेवेंस को उभारना था थ्रू एन एग्जाम्पल. यहां पे फॉर एग्जाम्पल सोचिए, भारत म्यांमार के बीच में FMR है, फ्री मूवमेंट रेजीम, सुना होगा आपने. करेक्ट. अभी वो FMR क्यों है? बिकॉज वी आर ट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया एज ए जियो कल्चरल रीजन. उस कल्चरल होमोजिनिटी को बरकरार रखने के लिए, ईज ऑफ लिविंग देने के लिए लोगों को हमने FMR लगाया था इंडिया और म्यांमार के बीच में. तो वो एग्जाम्पल आप यहां पे लगा सकते थे. दैट वुड हैव बीन अ मार्क्स एडिशन फॉर यू. देन यू हैव डिस्कस्ड द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ फॉक्स नट्स. मखाना के बारे में पूछा गया है. ऑलराइट, कि ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है, पानी में इसको स्टैग्नेंट पानी चाहिए, 5 से 7 महीना लगता है इसको उगने में, है ना. परफेक्ट वाटर कंडीशंस चाहिए, फर्टाइल एलुवियम सॉइल चाहिए. मखाना के बारे में पूछा गया. बिहार के मखाना प्रोजेक्ट के बारे में आप लिख सकते थे, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, स्पेशली क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी इसके बारे में अपने उद्बोधन में काफ़ी दफ़ा कहा है. दिस वाज वन ऑफ द लो हैंगिंग फ्रूट्स
I expected, frankly, to come this year. Okay, describe the causes and the phenomenon of urban heat island. ये तो आसान है. I don't even want to say about it. Okay, what effective measures to deal with this phenomenon in India? आप greening of public spaces कर रहे हो. आजकल जानते हैं permeable pavements बनाए जा रहे हैं. कोई तो एक IIT है, उसने permeable pavements बनाए हुए हैं. Permeable pavements क्या होते हैं? नॉर्मली अर्बन हीट आइलैंड क्या है कि कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ द सिटी हो गया तो रेडिएटिव कूलिंग के चलते रात में गर्मी ज़्यादा होगा, हीट ट्रैप होगा. तो उसको आप रोकने के लिए क्या करोगे? आप ग्रीन स्पेसेस बनाएंगे, आप ग्रीन कॉरिडोर्स बनाएंगे शहर में, आप बेसिकली एक तरीके से हॉर्टिकल्चर पे ज़्यादा डेवलपमेंट दोगे, है ना. साथ में परमेबल पेवमेंट्स आप बनाएंगे, वाटर बॉडीज़ को आप क्रिएटेड रखेंगे. तो दोज आर दी सिंपल क्वेश्चंस दैट आर एक्सपेक्टेड हियर. सागरमाला से पूछा गया, वंस अगेन ओशन से एक्सपेक्टेड सवाल. सेक्स रेशियो, evaluate the impact of child sex ratio and general sex ratio in the country. Child sex ratio क्या होता है? 0 to 6 years में कितने महिला, कितने बच्चे, पुरुष और गर्ल, बॉय और गर्ल चाइल्ड. ठीक है. So it is asking you कि long term development of the say child sex ratio क्या होगा? What is the interpretation? Then explain the factors that contribute to drought in India with special reference to food production, distribution, availability. तो यहाँ पे आप drought IMD के क्लासिफिकेशन के हिसाब से आप देखोगे एग्रीकल्चरल ड्राउट के बारे में आप लिखेंगे. ठीक है कि एग्रीकल्चरल ड्रॉट जब समय से कम पानी आया, एक्सपेक्टेड पानी कम आया, तो उससे फूड सिक्योरिटी कहाँ कहाँ प्रभावित होगा. बुंदेलखंड में आप लिख सकते हैं कि भाई वहाँ पे आप इरिगेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, बारिश नहीं आया और इरिगेशन इक्विटेबली पहुँचा नहीं है सब तक, तो जिसके चलते वहाँ पे ड्राउट का कंडीशंस हो सकता है, फैमिन का कंडीशंस हो सकता है, फूड सिक्योरिटी हैम्पर हो सकता है. एंड देन जोड़ दो कॉन्सेप्ट को पॉवर्टी के साथ. ओके, देन व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. यूएनसीसीडी का यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसका कॉप 16 चल रहा था रियाद में. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लैंड डिग्रेडेशन को लेके काफी लंबा चौड़ा एक प्लेज भी लिया था. ओके, सो अगेन नॉट एन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सच. लैंड डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी लैंड की प्रोडक्टिविटी इतना घटा दो आप कि वो फाइनली एरिड हो जाए. ठीक है, लैंड का पूरा डिग्रेडेशन हो जाए, फाइनली वो डेजर्टिफिकेशन में तब्दील हो जाए. सो दिस इज व्हाट इट इज आस्किंग यू. ऑलराइट, देखिए डेजर्टिफिकेशन का ही आपको लिखना था यहाँ पे. एंड देन फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, ब्लू इकोनॉमी, फिर से ओशन पूछा गया. ग्रीन आर्किटेक्चर, क्लाइमेट चेंज, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन वंस अगेन. एंड विद रेफरेंस टू टिपिकल एग्जांपल्स, रीजनल प्लानिंग एंड इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, डिस्कस द रिलेटेड इशूज. इंटरनेशनल बाउंड्रीज में आप क्या क्या इशूज के बारे में लिखोगे? फॉर एग्जाम्पल आप डिस्प्यूट्स के बारे में लिख लो. करेक्ट. देखिए, विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल बाउंड्रीज डिस्कस द रिलेटेड इशूज गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स. यू कुड हैव रिटन अबाउट पॉइंट NJ9842 सियाचिन ग्लेशियर. आप चाहें तो यहाँ पे इंडिया चाइना का इंटरप्रिटेशन के बारे में लिख सकते हैं इन द नॉर्थ ईस्ट, है कि नहीं. अब ध्यान रखिएगा लैंड बाउंड्रीज पूछा हुआ है. ठीक है, तो आप आई डोंट सजेस्ट कि आप श्रीलंका विलंका का पॉइंट्स डालोगे यहाँ पे. ओके, यू कैन राइट अबाउट इंडिया नेपाल लैंड डिस्प्यूट. देयर इज अ स्मॉल विलेज इन द साइड ऑफ रिवर गंडक. उस विलेज का नाम क्या, कोई हमको बता सकते हैं चैट पे? एनीवन कैन टेल मी द नेम ऑफ दैट विलेज? क्या तो नाम है इंडिया नेपाल का, जी से कुछ नाम है, फॉरगॉट. एनीवेज, so this is the first impression of geography paper 1, geography paper 2 of UPSC 2025 geography optional. All right, now before I go forward, मैं सबसे पहले बता दूं कि इसका डिटेल्ड डिस्कशन, पेपर 1 का डिटेल्ड डिस्कशन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, क्या बुलेट पॉइंट्स आपको लिखना था, क्या मैप डायग्राम आपको इंक्लूड करना था, अलॉन्ग विथ मॉडल आंसर. मैं मॉडल आंसर अपलोड करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे. ओके, दैट गोज बाय द नेम ऑफ भुवन स्टडी IQ. मैं आपको पहले दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये रहा इस मेरा टेलीग्राम चैनल. यहाँ पे ये सारे पेपर 1 और पेपर 2, इसके पहले तो क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे. ओके, यू विल फाइंड द क्वेश्चन पेपर्स हियर. नाउ मंडे विच इज द 1st of September, पेपर 1 का डिटेल्ड डिस्कशन होगा ऑन मंडे. देन 2nd September पेपर 2 का डिटेल्ड डिस्कशन होगा. ओके, नाउ व्हाई नॉट अर्जेंटली? अभी प्रीलिम्स मेंस खत्म हुआ, अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज आवर टारगेट इज कंप्लीटनेस, होलिस्टिक होना चाहिए. ओके, इन द रेस टू बी द फर्स्ट वन शुड नॉट बी रॉन्ग, विच इज वाई वी विल टेक टाइम टू डेवलप द मॉडल आंसर फॉर यू एंड आई विल शेयर दैट हियर. आप लोग अटेंड करेंगे वो लेक्चर. ओके, मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल का 2026, 2027 और 2028 का बैच शुरू हो रहा है फ्रॉम द 1st of September. एक चीज मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जब हम कहते हैं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल का मैक्सिमम इंटरलिंकिंग है जीएस के सिलेबस के साथ, आई थिंक आई स्टैंड विंडिकेटेड बाय दिस ईयर्स पेपर. पेपर 1 जीएस की अगर हम बात करें, जो ओवरलैप आया है, एक ऑप्शनल स्टूडेंट को जो एडवांटेजेस मिलेगा,
नेक्स्ट लेवल। पेपर 3 जीएस की अगर हम बात करें, जहां पे एनवायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट है, वहां पे जो आपको एडवांटेजेस मिलेगा डेफिनेटली इस बार के पेपर से आपको झलकता है। और ऑप्शनल का जो खुद का पेपर है, इट इज नॉट से वेरी चैलेंजिंग। अगर आपने तन्मयता के साथ प्रिपेयर किया है फॉर 6, 7, 8 months एंड मेड गुड नोट्स, विच इज द एंटायर फोकस ऑफ माई ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच। ठीक है, हम आपको हैंड रिटन नोट्स लिखवाते हैं, पीपीटी वाली पढ़ाई नहीं होती है हमारे बैचेस में। ऑलराइट, पूरा का पूरा आपका सिलेबस मार्च 2026 के पहले निपटा दिया जाएगा। एंड व्हेन आई मीन कि खत्म हो जाएगा आपका सिलेबस, मतलब सिर्फ सिलेबस नहीं, आंसर राइटिंग का जो टेक्निक्स है दैट विल आल्सो बी कम्युनिकेटेड टू यू। तो आप में से जो सारे स्टूडेंट्स 2026, 2027, 2028 के लिए अपीयर करने वाले हैं, ओके, साइन अप करने के लिए आप जाएंगे स्टडी IQ के वेबसाइट, यूज करेंगे कूपन कोड BA Live। एक स्पेशल डिस्काउंट कोड भी है BA Zoom, ओके, बट आई सजेस्ट यू यूज द कोड BA Live। BA Live कूपन कोड अप्लाई कीजिए, सबसे अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। या फिर आप हमको मैसेज करेंगे अपना फोन नंबर, सेंड मी योर फोन नंबर ऑन दिस इंस्टाग्राम हैंडल, ओके, माई टीम विल कॉल यू, वी विल स्पीक टुगेदर, और उसके बाद आपके लिए जो बेस्ट डिसीजन होगा वो आप खुद लेंगे। अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं, पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस और दूसरा, यू कैन डायरेक्टली मेल मी हियर ऑल्सो, bhuvan.jha@studyiq.com। ओके, रिमेंबर, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने आप को आप एक कॉम्पिटिटिव एज देंगे। भेड़ चाल में गलत ऑप्शन को लेके अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि कॉमन सेंस का डिसीजन लीजिए, उस सब्जेक्ट को चूज कीजिए जिससे आपको ना सिर्फ ऑप्शनल में एडवांटेज है, बट जीएस के पेपर्स में, मेंस की बात करें और प्रीलिम्स में, पता है प्रीलिम्स में 30 सवाल ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से पूछा जाता है। तो अगर कॉन्सेप्ट चमका हुआ है, प्रीलिम्स को आपको क्लियर करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। खैर, दैट इज माई सबमिशन बिफोर यू। ऑन दैट नोट, दिस ब्रिंग्स द फर्स्ट इंप्रेशन फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल 2025 पेपर 1 पेपर 2 टू एन एंड। मैं मिलूंगा आपको हमारी डिटेल्ड डिस्कशन में फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, और ये सारा मॉडल आंसर्स आप एक्सेस कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है भुवन स्टडी IQ। आई विल सी यू in my geography option class in case you are signing up. बस ध्यान रखिएगा, you will use the coupon code BALIVE while signing up. Thanks for watching, friends. I'm so happy to have been amongst you all. It was a great discussion for me, and I will see you very soon with my next presentation.